हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि ज्यादातर लोगों को पता है कि जो मेरा पहला चैनल था जिस पर हमारी फैमिली 1,14,000 से भी ज्यादा की हो चुकी थी, अब वो 3 तारीख तक यहाँ पर गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों से हैप्पी न्यू ईयर विश तो करना चाहता हूँ, पर मुझे इस चीज का काफी ज्यादा अफसोस है कि जो हमारा इतना ज्यादा बड़ा चैनल था जो कि यहाँ पर 3 साल से चल रहा था, अब वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस नए चैनल पर मेरा काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। इसलिए जितने भी लोगों ने अभी इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हाइप करने के साथ साथ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ पर पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि ग्रेटा एकेडमी के अंदर यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कई सारी दुकानें लगाई हुई थीं और एलिया जो कि अपने रूम से ये सब देख रहा था, उसके परिवार में बचे हुए बस एक इंसान ने उसे यहाँ पे एक गिफ्ट भेजा था, एक ब्रेसलेट, जिसको पहनकर वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर असल में ये क्या है। पर जब वो उसे पहनता है तो उसके रूम से काफी तेज लाइट निकलती है और अगले ही पल वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक लड़की बन जाता है। और ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो कमीना पूरी तरह से पागल है। अब अगले सीन से स्टोरी कंटिन्यू होती है। वो उस ब्रेसलेट को निकालकर तुरंत ही फेंक देती है और गुस्से में कहती है कि डैम इट, यहाँ तक उस ब्रेसलेट को निकालने के बाद भी ये चीज लौट नहीं रही है। आखिर ये किस तरीके का मैजिक है जो कि उसने मेरे ऊपर कर दिया। पर चलो, कम से कम मेरा माना कंट्रोल भी इतना ज्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट नहीं हुआ है, तो मुझे अभी किसी से छुप कर बचने की जरूरत नहीं है। पर मैं सही तरीके से अब यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। और सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि आखिर ये जादू कब तक यहाँ से निकलेगा। मुझसे ये मत कहना कि मैं हमेशा के लिए इस चीज के अंदर पूरे से फंस चुकी हूँ और वो बेकार सा है। क्या वो मुझे इस चीज के बारे में क्लियर बता नहीं सकता था? पर वो गुस्सा करते हुए आगे कहती है कि मैं यहाँ पर इसी तरीके से खड़ी रहूंगी और वो अगर मेरे साथ कुछ भी करता रहे तो मैं बस यहाँ पर ये सब देखती रहूंगी। अब ये सारी चीजें भूल जाओ, मैं इस मैजिक को खुद से यहाँ पर अंडू करूंगी। पर सबसे पहले मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से लाइब्रेरी जाना होगा। पर रुको, इस सबसे पहले मुझे जल्दी से अपने कपड़ों को बदलना होगा। आखिर कौन सोच सकता था कि वो लड़कियों के कपड़े जो कि मैं गलती से लेकर आ गया था वो सच में इस दुनिया पर काम आ जाएंगे। चलो, अब ये चीज ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जो कि मुझे पहचान सके। अब जब तक मैं किसी भी तरीके से जाकर उसे नहीं टकरा जाता, अब मैं सीधे लाइब्रेरी जा सकता हूँ। और वो यही सोच कर वहां से निकली थी, पर अगले ही पल वो आकर हैमिल्ट से टकरा जाती है और उसका चेहरा पूरा सा लाल टमाटर हो चुका था। और वो सोचती है कि अगर सभी लोगों में से यही क्यों है, अगर इसी से क्यों टकराई मैं। हैमिल्ट थोड़ी देर तक उसको देख रहा था, तो ये देख एलिया घबराते हुए कहती है कि वेल, और वो सोचती है कि इसने मुझे पहचान लिया। बिल्कुल ये पहचान लेगा, क्योंकि जो मेरी अपीयरेंस है वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई है और हम लोग एक पूरे सेमेस्टर एक साथ रहे थे। पर रुको, मुझे शांत रहना होगा। अगर मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा बहाना बना लिया तो शायद ये मेरे ऊपर भरोसा कर ले। पर हैमिल्ट अपना हाथ उसके ऊपर हटाते हुए कहता है कि तुम भी फेस्टिवल को देखने के लिए जा रहे हो? पर ये तो काफी पहले ही यहाँ पर चालू हो गया था, तुम काफी लेट हो गए। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है क्या कि ये वो पहली चीज है जो कि ये मुझसे पूछ रहा है सच में? और हैमिल्ट आगे कहता है कि ये काफी अच्छी बात है कि जो मेन स्टेज इवेंट था अभी तक वो यहाँ पर चालू नहीं हुआ है। और वो सोचती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद इसने अभी तक मुझे पहचाना ना हो। और वो कहती है कि बिल्कुल, वैसे ही मुझे फेस्टिवल से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मैं पूरे टाइम रूम के अंदर बैठकर भी काफी ज्यादा बोर हो गई थी। तो ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, पर अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? वैसे भी मैं फेस्टिवल से ही आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हें काफी अच्छी जगहों पर लेके जा सकता हूँ। ये सुनते थे वो शर्माते हुए कहती, क्या तुम्हारे साथ? रुको, पर आखिर तुम मुझसे चीज के बारे में पूछ क्यों रहे हो? और वो उसका हाथ देखकर बहुत ज्यादा शर्माना चालू हो चुकी थी। उसके टमाटर जैसे लाल पूत ऐसा पक गए थे और वो शर्माते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो चलो, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जैसे ही हैमिल्ट के हाथों में देती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। और वो सोचती है कि जब भी मैं हैमिल्ट के साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है जैसे कि मैं खुद से खुद रह गई हूँ। ज्यादातर मैं यही सोचती हूँ कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाना ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, पर जब तुम मेरे आसपास रहते हो तो वो चीज न जाने कब कहाँ पर गायब हो जाती है, जैसे कि कुछ था ही नहीं। और आखिर तुम्हारे अंदर वो क्या है जिसकी वजह से ये चीजें यहाँ पे इतनी ज्यादा अलग हो जाती है? जिसके बाद एलिया हैमिल्ट के साथ यहाँ पर फेस्टिवल के अंदर घूमना एंजॉय करना चालू कर देती है। जिसके बाद वो डार्ट से निशाना लगाने की कोशिश करती है, पर उसका निशाना बहुत ही ज्यादा खराब था। जिसके बाद वो वापस स्नैक्स खाती है। जिसके बाद हैमिल्ट के साथ आसपास घूमना चालू कर देती है। जब हैमिल्ट का खूबसूरत सा चेहरा देखकर उसके गाल अभी तक यहाँ पर टमाटर की तरह लाल हो रहे थे और वहीं पर वो फेस्टिवल में घूमी रही थी, तभी एक लड़की का ध्यान उसके ऊपर जाता है जो कि ये देखकर कहती है कि वो हैमिल्ट नहीं है। पर आखिर वो लड़की कौन है जो कि उसके साथ में है? आज से पहले मैंने कभी भी उसे नहीं देखा। टेरेसा ये सुनकर कंफ्यूज जैसे उसकी तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर अलग तरीके का गुस्सा दिख रहा था। और वो हैमिल्ट और एलिया को एक साथ देखकर कहती है कि रुको, सच में वो हैमिल्ट है। पर आखिर वो लड़की उसके साथ कौन है? क्या ये उसकी
गर्लफ्रेंड हो सकती है, पर आज से पहले मैंने कभी भी उसे यहाँ पर नहीं देखा। उसके गुस्से पर उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वो दांत पीसते हुए कहती कि इसी के लिए उसने यहाँ पर मुझे रिजेक्ट किया था, इसलिए वो पैर पटकते हुए आगे बढ़ना चालू कर देती है। तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि टेरेसा आखिर तुम वहाँ पर कहाँ जा रही हो, और वो काफी ज्यादा गुस्से में मुंह फुलाते हुए सोचती है कि अच्छा, यानी पहले से ही उसके दिमाग में कोई चल रही है। अगर ऐसा है तो चलो देखते हैं कि अगर असल में वो लड़की कितनी ज्यादा अमेजिंग है। मैं खुद काफी अच्छी तरीके से जाकर उसके चेहरे को सामने से देखना चाहूंगी। और दूसरी तरफ हेमल्ड ने इलिया के लिए यहाँ पे एक टेडी बेयर जीत लिया था, जिसको देखकर वो बस उसके अंदर ही डूब गई थी। हेमल्ड बताता है कि सीट अब खाली हो चुकी है, तो चलो वहाँ पर चलकर बैठते हैं। वो हिचकिचाते हुए कहती है कि ठीक है, और हेमल्ड कहता है कि अगर ये गुड़िया तुम्हारे लिए काफी भारी है तो क्या तुम्हारे लिए इसको मैं पकड़ूं? वो कहती है कि नहीं ठीक है, वैसे ही मैं कुछ अपने पास रखना चाहती थी। और साथ ही वो सोचती है कि पहली बार अपने तरीके से एक्ट करना काफी अच्छा लग रहा है, पर वो सोचती है कि इस तरीके से एक्ट करो जैसे कि हम लोग पहली बार मिले हैं। और वो कहती है कि सबके अलावा तुम अकेले यहाँ पर फेस्टिवल में घूम रहे थे, आखिर तुम्हारे दोस्त कहाँ पर है? वो बताता है कि वो जरूर यहाँ पर क्रॉस ड्रेसिंग कॉन्टेस्ट के लिए तैयार होने में लगे हैं। वो 8 बजे चालू होगा, तो अभी उस चीज के लिए काफी लंबा समय बाकी है, इसलिए अभी के लिए हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं, जिसके बाद हम लोग वहीं पर साथ चलेंगे। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, पर रुको, ये सुनने में कुछ ज्यादा मजेदार नहीं लग रहा। और अपने आप को वो संभालते हुए कहती है कि क्रैप, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ बिना कुछ सोचे समझे, पर आखिर मुझे कैसे पता होगा कि आखिर हम लोगों को अलग अलग कब होना है? पर ये काफी अच्छा है कि ये इंसान पूरी तरह से क्लूलेस है, तो अभी तक इसने मुझे नहीं पकड़ा। पर अगर हम लोग इसी तरीके से घूमते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें नोटिस जरूर कर लेगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ और हाई प्रीस्ट मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूंगी? और वो ये सब सोचकर घबरा ही रही थी, पर तभी एक जोरदार हाथ आकर उसकी टेबल पर पटकाता है, और वो लोग यहाँ पर टेरेसा को देखते हैं। टेरेसा थोड़ी सी चिड़ी हुई थी हेमल्ट की तरफ देखती है, जैसे कि उसने उसको यहाँ पर चीट कर दिया हो। वो कहती है कि हेमल्ट, देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा मजे कर रहे हो, और आखिर तुम्हारे साथ में ये लड़की कौन है? तुम्हें इस तरीके से मुझे कोने में नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है कि मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा। पर हेमल्ट तो बस टेरेसा को देखे जा रहा था। काफी देर तक उन लोगों के बीच में शांति रहती है, और एलिया ये देखकर सोचती है कि ये लीच फिर से यहाँ पर आ गई। पर साथ ही वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो, पर तुम सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही रूड हो। क्या नोबल हाउस होल्ड सच में अपने बच्चों को इस तरीके की चीज सिखाते हैं कि वो बिना किसी परमिशन के किसी की टेबल पर जाकर खड़े हो सके? जिसके बाद टेरेसा की नजर एलिया के ऊपर जाती है, और वो उससे कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो बताओ, सबसे पहले तुम लोग कहाँ पर मिले थे? क्या तुम भी ग्रेटा अकेडमी से हो? मुझे पता है कि हम लोग कभी भी नहीं मिले, पर तुम्हें देखकर मुझे एक और सी फेमिलियर सी फीलिंग आ रही है। क्या तुम मैजिक डिपार्टमेंट से हो? आखिर कौन से ईयर से हो? और आखिर तुम्हारा हेमल्ट के साथ रिश्ता किस चीज का है? और तुम मुझे किसी की याद दिला रही हो जिसे मैं काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। सोचकर ही गुस्सा आता है। इलिया उसे जवाब देने ही वाली थी, पर तभी टेरेसा हेमल्ट की तरफ मूव कर जाती है और कहती है कि क्यों न तुम उसकी बजाय यहाँ पर जवाब दो, आखिर ये कौन है? क्या तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है? तो वो ये देख कर चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ। और हेमल्ट सोचता है कि ये लड़की पिछली बार से ही मेरे ऊपर क्लिंगी होने की कोशिश कर रही थी, और वो कहता है कि हाँ, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए अगर आप तुम यहाँ से चले जाती हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। और ये सुनते से एलिया का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया था। वो काफी ज्यादा शौक से रह गई थी। पर टेरेसा, जो कि ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और उसकी नजरें फिर से एलिया के ऊपर जाती है, और वो कहती है कि ओ सच में? पर ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये घटिया सा टेडी बियर जो कि हेमल्ट ने तुम्हें दिया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? पर तुम उसे इस तरीके से पकड़े हो जैसे कि ये काफी ज्यादा खास हो। वैसे देखा जाए तो ये तुम्हारे जैसे किसी कॉमनर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है। और वो घिन भरी नजरों से उसको देखते हुए कहती है, क्या मैं इसे थोड़े से करीब से देख सकती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे? और वो अपने मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसका सिर या वो उखाड़ने की कोशिश करने लगती है। इलिया उसे देखकर शुरू में तो कुछ नहीं कहती, पर जैसे उसका सिर यहाँ पर टूटने लगता है तो वो काफी गुस्से में अपनी एनर्जी को बस्ट कर देती है। उसकी वजह से टेबल उड़ गया था, और आसपास के सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। टेरेसा भी उसकी एनर्जी देखने के बाद थोड़ी सी घबरा गई थी, क्योंकि इलिया काफी ज्यादा गुस्से में अब उसकी तरफ देखना चालू कर चुकी थी। वो घबराई हुई से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अच्छा, यानी तुम भी एक मेज हो? और पीछे से शॉप की ओनर आते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो जाकर बाहर करो। पर टेरेसा उससे कहती है कि आउटसाइडर, यहाँ से दफा हो जाओ। और साथ ही वो इलिया से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने मुंह चला सकती हो? अगर तुम्हें कुछ स्पेल्स पता है तो तुमने काफी बड़ी गलती कर दी है। पर उसकी दोस्त टेरेसा को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद हेमल्ट भी एक लकड़ी उठाता है और अपनी टेरिफाइंग विश को रिलीज करना चालू कर देता है। ये देखने के बाद टेरेसा और इलिया भी थोड़े से कंफ्यूज रह गए थे, और वो घूर कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि टेरेसा, ये चीज साफ है कि मैं इसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि अगर अब से तुम मेरी किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व होना बंद कर दो, वरना अगली बार ये चीजें केवल शब्दों के साथ खत्म नहीं होंगी। और टेरेसा के लिए ये एक काफी खतरनाक वार्निंग थी। इसकी वजह से बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो घूमकर वहाँ से चुपचाप से चली जाती है।
जिसके बाद वहाँ पर शांति छा गई थी। पर फिर एलिया ये देखकर कहती है कि मुझे माफ करना, लो मैं इसे जल्दी से फिक्स कर देती हूँ। और साथ ही वो सोचती है कि ये मेरी गलती है कि मुझे इस तरीके से अपने ऊपर टेंशन को ड्रॉ नहीं करना चाहिए था। पर अगर हैमिल्ट अपने कदम नहीं बढ़ाए होते जिस तरीके से अभी बढ़ाए हैं तो ना जाने यहाँ पर क्या हो जाता। और इसलिए वो हैमिल्ट से कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें तो ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो बताता है कि ये चीज एक बार से ज्यादा बार हो चुकी है जिस वजह से मुझे गुस्सा आ ही रहा था। वैसे भी मैं उससे काफी ज्यादा अनॉयड हूँ। और एलिया कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जगह पर यहाँ पर गुस्सा होने के लिए। पर वो कहता है कि सब के अलावा एलिया, मैं काफी देर से तुमसे इस चीज के बारे में पूछना चाहता था। तो वो कहती है कि किस बारे में। और अगले ही पल उसे एहसास होता है कि क्या उसने यहाँ पर एलिया कहा। जिसके बाद वो हैमिल्ट को पकड़कर भागने चालू कर देती है। उसके अंदर तो हैमिल्ट से ज्यादा ताकत आ गई थी। हैमिल्ट आसमान मोड़ रहा था और वो तेजी से उसे एक कोने में लेकर आ जाती है जहाँ पर वो अपना हाथ उसके कंधे के पास रखती है और कपकपाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कब से पता था कि मैं एलिया हूँ। तो वो कहता है कि जब हम लोग एक दूसरे से मिले थे तब से ही। ये सुनकर वो कहती है कि और तुम तब से ही चुप थे और तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं किया कि आखिर मैं इस तरीके से क्यों दिख रही हूँ। तुमने इस तरीके से नाटक क्यों किया जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें पहले से ही पता है। पर वो उससे कुछ कह पाती उससे ही आगे हैमिल्ट उससे कहता है कि तुमने क्रॉस ड्रेसिंग कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए ये सब नहीं किया। इसलिए ये सुनने का शांत हो गया था। जिसके बाद उसे समझ में आता है कि इतनी देर से तो वो बस यही सोच रहा था कि वो यहाँ पर लड़की बनने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी अकल पर किस तरीके के पत्थर पड़ गए थे। और वो कहता है कि बिल्कुल मैंने यहाँ पर क्रॉस ड्रेस के लिए ही तैयारी करी है। जिसके बाद क्रॉस ड्रेस कॉन्टेस्ट को यहाँ पर चालू किया जाता है। वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग आसपास यही देख रहे थे। एंड्रू जेम्स से कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं अज़ूका को काफी ज्यादा गुस्सा ना आ जाए। तो वो कहता है कि डीनो के मेकअप स्किल्स के ऊपर भरोसा करो, उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि उसकी छोटी बहन उसे टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया करती थी। वो कहता है कि बिल्कुल हम इस कॉन्टेस्ट में उसके मेकअप एक्सपीरियंस को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है जेम्स कहता है कि तुम देखने में, और अपने आप ही वो वहाँ पर रुककर बहुत ज्यादा शौक उनकी तरफ ही देख रहा था। और वो कहता है कि अज़ूका। भीड़ में सभी लोग खड़े होकर इसी चीज के बारे में बातें कर रहे थे। और वहाँ पर हैमिल्ट और एलिया को भी दिखाया जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं। तो एलिया कहता है पर आखिर सभी लोग यहाँ पर भीड़ की चीज के लिए लगाए हुए हैं। और हैमिल्ट उससे कहता है कि तुमने इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात कर ली थी इन चीजों के बारे में। तो वो हिचकिचाते हुए कहती है कि हाँ मैंने कर ली थी और ऐसा भी नहीं है कि इवेंट मेरे बिना यहाँ पर चलेगा ही नहीं। और वो सोचती है कि उसी समय पर मैंने एक आधा बना हुआ एक्सक्यूज दे दिया था जिस वजह से ये सारी चीजें ठीक हो गई। और उस समय मैंने ये कहा था मुझे लगता है कि मुझे अपनी एंट्री को कैंसिल कर देना चाहिए, बस तुम यहाँ पर वेट करो, मैं उसे जल्दी से कैंसिल कर आती हूँ। और वो हैमिल्ट के पास आकर बैठते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत करना किसी को ये बताने की कि मैं एलिया हूँ, खासकर अज़ूका और सिया को तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि क्यों नहीं। वो कहती है कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने लड़कियों की तरह कपड़े पहने थे तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग इस चीज को ऐसे ही जाने देंगे, केवल अकेले तुम ही यहाँ पर काफी हो। हैमिल्ट सोच ही रहा था कि आखिर उसका मतलब क्या है, पर तभी लगता है कि इवेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और वो लोग सामने की तरफ देखने लगते हैं। और एक लड़का सबसे पहले आकर यहाँ पर अनाउंसमेंट करना चालू करता है कि सभी लोगों का इस एनुअल मिस ग्रेटा अकेडमी इवेंट के अंदर स्वागत है। और जिन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है हम लोगों की यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर यहाँ पर किस तरीके का आइडेंटिटी क्राइसिस होता है तो चलिए इवेंट को यहाँ पर चालू करते हैं। जिसके बाद उनका फर्स्ट पार्टिसिपेंट वहाँ से निकल कर आता है। वो पीछे से देखने में तो बिल्कुल किसी लड़की की तरह लग रही थी। सभी लड़के भी ये देख कर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर जैसे वो लोग उसकी शक्ल देखते हैं कि उसके ऊपर मेकअप तो काफी अच्छा था पर उसकी शक्ल काफी ज्यादा टफ थी। ये देखने के बाद उन लोगों के चेहरे का रंग पूते से उड़ गया था। और यहाँ तक हैमिल्ट और एलिया भी काफी ज्यादा शॉक थे। एलिया कहती है कि मुझे तो अजीब सा लगने लगा है। हैमिल्ट कहता है कि मुझे इस चीज को एंजॉय करना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं अपने आप को फोर्स मत करो। और वो लोगों से कहती है तो बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि सच में ये यहाँ पर मिस ग्रेट अकेडमी इवेंट को जीत सकती है। और इसके अलावा क्रॉस ड्रेसिंग इवेंट से आखिर आप लोगों का क्या सोचना है। इस सब के अलावा जरा सा भी समय बर्बाद ना करते हुए चलिए हमारे सेकंड कॉन्टेस्टेंट को यहाँ पर बुलाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर नीले बालों वाली एक लड़की आती है जिसकी चमक देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि इसका चेहरा भी काफी ज्यादा खूबसूरत सा लग रहा था। ये देखने के बाद उन लोगों की आंखें यहाँ पर चमक जाती हैं। हैमिल्ट और एलिया भी ये देखकर थोड़े से सरप्राइज थे क्योंकि उसका चेहरा देखने में तो सच में लड़कियों की तरह लग रहा था पर बाकी शरीर सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही मर्दाना था। हाथ तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि अभी अभी वो यहाँ पर पंप मार कर आया हो। और ये देखते थे सभी लड़कों के चेहरे यहाँ पे पूते से बन जाते हैं। अज़ूका कहता है कि ये किस तरीके का रिएक्शन है। उसकी साइड में खड़ा वो लड़का कहता है कि वेल कि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई स्पेशल चार्म है जो कि तुम यहाँ पर सभी लोगों के सामने शो ऑफ कर सकते हो। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझसे चीज के बारे में क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है कि ये एक स्क्रिप्ट है, बस शो ऑफ करो जिसमें तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। ये सुनने के बाद अज़ूका कहता है कि ठीक है। और जैसे ही वो अपनी ड्रेस उठाता है तो उसके पैर भी काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे जिसमें एक तलवार बंधी हुई थी। और ये देखने के बाद लड़के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो भी सोचते हैं कि यार हम लोगों ने ये क्या देख लिया। पर अज़ूका अपनी तलवार निकालता है और अपने सामने जो लड़का खड़ा हुआ था उसकी ड्रेस के ऊपर कई सारे कट दे मारता है। अगले पल उसकी तलवार से उस लड़के के पूरे कपड़े यहाँ पर फट जाते हैं और उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक
मर्दाना सी बॉडी निकलती है जिसकी ऊपर ये शक्ल वैसे ही बेकार लग रही थी। कई सारे लड़के ये सब देखकर अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। कुछ लोग तो बेहोश हो चुके थे और कुछ लोगों को ये सब देखकर उल्टी आना चालू हो चुकी थी। और अज़ूका ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो बताओ आखिर ये कैसा था कि ये चाम काफी था। पर सभी लोग तो उन लोगों के ऊपर पत्थर फेंकने चालू कर देते हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? मेरी आंखें, कोई रक्षा करो, आखिर मैंने यहाँ पे ये क्या देख लिया। और अज़ूका चिल्लाता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे ये क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम लोग सच में यहाँ पर मरना चाहते हो? और हेमल्ट इलिया से कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अनफेयर होता अगर तुम वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते। वो कहते हैं कि वैसे भी इतने सारे लोगों से यहाँ पर जज होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि आखिर उसने यहाँ पर क्या कहा है। इस वजह से वो हेमल्ट को टहनी मारने लगती है। तो वो कहता है कि क्या हुआ? वो शर्माते हुए कहती है कि कुछ नहीं, तुम आज कुछ जरूरत से ज्यादा ही मुझसे बात कर रहे हो। तो ये देखकर हेमल्ट भी चुप हो जाता है और वो लोग तो बस उसके ऊपर कचरा और न जाने क्या क्या फेंकने में लगे हुए थे। और ये देखकर अज़ूका काफी ज्यादा गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाना चालू कर देता है। पर ऐसा सोचा नहीं था कि उसकी डिसेंट से लुक यानी सिया वो यहाँ पर विनर निकल सकता है। और अब ये इवेंट यहाँ पर खत्म हो चुका था और सभी लोग अपने रूम के अंदर जाना चालू कर चुके थे। हमें इलिया को दिखाते हैं जो कि एक कोने में वहाँ पर खड़ी हुई थी। तभी हेमल्ट उसके पास घूमते हुए आता है। वो पूछती कि आखिर अज़ूका का कैसा हाल है। और वो बताता है कि उसने अपने सभी दोस्तों की मुंडी घुमा दी है। ये सुनकर वो कहती क्या? अच्छा, यानी वो नॉर्मल एक्ट कर रहा है तो ठीक है। और वो कहती कि जब इवेंट खत्म हुआ तो मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके से ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा, पर मैं अब लाइब्रेरी की तरफ जा रही हूँ। आखिर अब तुम क्या करोगे? वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाऊंगा। और वो कहती है लगता है कि हम लोगों को यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए। पर उसकी आंखों में अभी भी यहाँ पर शर्म सी दिख रही थी जो कि बस हेमल्ट को देखने से थी। और वो हिचकिचाते हुए यहाँ पर हेमल्ट से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। पर अचानक ही हेमल्ट को यहाँ पर किसी की प्रेजेंस सेंस होती है और वो जल्दी से इलिया का हाथ पकड़कर अब उसे यहाँ पर खींचना चालू कर देता है। ये देखकर वो घबराते हुए कहती है कि रुको, आखिर ये क्या हो रहा है? पर वो उसे कोने में लेकर आ गया था जहाँ पर उसने अपनी छाती उसके चेहरे के सामने रख दी थी। ये देखकर वो शर्माते हुए काफी कंफ्यूज थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। पर पीछे हमें कई सारे प्रीस्ट के साथ यहाँ पर पोप को दिखाया जाता है। और हेमल्ट सोचता है कि हाई प्रीस्ट, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा रात में यहाँ पर घूमने के लिए आएगा। और उसकी डिवाइन पावर सच में उससे काफी ज्यादा अलग है जो कि उस लड़ाई के अंदर मैंने महसूस करी थी। पर वो यहाँ पर उन लोगों के ऊपर ज्यादा सा भी ध्यान न देते हुए बस धीरे धीरे कर आगे बढ़ना चालू कर चुका था। और ये देखकर कंफ्यूज इलिया हेमल्ट का नाम लेती है तो वो उसकी तरफ देख कर हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें घसीट कर इस तरीके से यहाँ पर लेकर आ गया, पर मैं प्रीस्ट के सामने नहीं आना चाहता था, इसी वजह से ये सब मैंने किया। तो वो कहती कि नहीं, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं खुद भी ऐसा नहीं है कि उसके सामने आना चाहती हूँ। हेमल्ट ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो उससे हिचकिचाते हुए कहती है कि हेमल्ट, तुम्हें याद है पिछली बार मैंने तुमसे यहाँ पर एक फेवर का कहा था कि मैं जल्दी ही तुमसे वो ले लूंगी, इसलिए यहाँ पे एक जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ और अब तुम मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद अब ग्रेटा एकेडमी के अंदर का सीन दिखाते हैं कि हाई प्रीस्ट अपने प्रीस्टेस के साथ अंदर जाता है और एक दरवाजा खुलता है और वो हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं इस तरीके से आ गया। डीन कहता है कि हाई प्रीस्ट मिकेन, आपका स्वागत है, मैंने पहले से ही चाय तैयार करी हुई है तो प्लीज जल्दी से आकर बैठ जाइए। वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, सच में इस तरीके की वार्म वेलकम को देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर मेरे अकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। डीन कहता है कि आखिर आपका मतलब क्या है? मिकेन बताता है कि यहाँ पर आते समय फेस्टिवल की सड़कों पर मैंने कुछ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को देखा जो कि हिम्मत से पूरी तरह भरे हुए थे, उनसे काफी ज्यादा अलग जिन्हें प्री जज्ड किया जाता है बायसेट के टेंपल के अंदर। डीन ये सुनकर समझ गया था कि शायद वो यहाँ पर इलिया के बारे में बात कर रहा है। डीन कहते हैं कि जितने इमेजेस है वो सभी फंडामेंटली स्कॉलर्स हैं जो कि यहाँ पर लॉ ऑफ नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं और साथ ही उन्हें इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। पर सबके बीच में इतिहास के अंदर ये चीज काफी ज्यादा अनकॉमन रहेगी कि अगर कोई लॉ ऑफ नेचर की मिस्ट्री के बारे में जानना चाहे और उसके बाद कोई थ्रस्ट बन जाए। हाई प्रीस्ट कहता है कि दाइज्म, ऐसा लगता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, पर जैसा कि तुम भी जानते हो जो टेंपल है अभी वो एक अलग ही पोजीशन में है। तुमने इस चीज के बारे में सुना ही होगा कि जो बेजोर का फर्स्ट प्रिंस था उसकी पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी है और जो एंटी टेंपल फैक्शंस थे उन्होंने वहाँ पर कंट्रोल ले लिया है। यानी आगे के आने वाले दिनों में जो टेंपल का आगे के आने वाले दिनों में बेजोर के अंदर जो टेंपल का इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा कम रह जाएगा, जिस वजह से वो बस कभी कभार ही वहाँ पर जा सकते हैं। इसका मतलब यही है कि टेंपल को एक न्यू सोर्स चाहिए जिससे उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ सके। डीन कहता है और आपका मतलब मेरी अकेडमी से है। हाई प्रीस्ट कहता है कि ग्रेट एकेडमी काफी ज्यादा बड़ी है और टेंपल की नजर इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है कि ये आसान हो कि वो हर एक कोने में यहाँ पर अपनी नजरें फैला सके। ये सच में काफी ज्यादा अच्छी जगह है जहाँ पर हम लोग हर एक चीज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, क्यों आपको ऐसा नहीं लगता? पर डीन थोड़े सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, पर आखिर तुम मुझे समझा सकते हो कि आखिर असल में तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? यहाँ तक एक बच्चा अपने अंदर एक से ज्यादा सीक्रेट छुपाए हुए है, आखिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या चाहिए? पर तुम चिंता मत करो डीन, मैं यहाँ पर कोई शिकार करने की मूड से नहीं आया, पर बाइडेन की ज्यादातर अकेडमी यहाँ पर
टेम्पल की काफी ज्यादा अच्छी एलाई बन चुकी है। तो डीन थोड़े से गुस्से में उससे कहता है तो तुम यहाँ पर मेरे अफेयर्स के अंदर ज्यादा अपनी टांग नहीं अड़ाओगे अगर हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से कॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा तो मैं समझ गया कि टेम्पल इन दिनों में किस तरीके से अपने नए दोस्त बना रहा है। ये देखकर मैं समझ रहा हूँ कि आखिर टेम्पल इन दिनों में किस तरीके से अपने नए दोस्त बना रहा है। पर वो कहता है कि तुम्हें कुछ जरा से ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है डीन, मैं बस यहाँ पे एक छोटा सा फेवर मांगने के लिए आया था। वो कहता है क्या एक फेवर? पर हाई प्रीस्ट के चेहरे पर बस एक मुस्कुराहट थी, पर हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर वो किस फेवर के लिए यहाँ पर आया था। जिसकी वजह से शिफ्ट होता है और हमें प्रीस्ट को उसके लोगों के साथ वहां से जाता हुआ दिखाते हैं और वो सोचता है कि सभी मेजिस कुछ जरूरत से ज्यादा ही गर्व महसूस करते हैं। पर मैं यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने उससे इस चीज के बारे में मेंशन नहीं किया था। क्योंकि जब मैं सड़कों से निकल रहा था तो वहाँ पर मैंने एक काफी ज्यादा खतरनाक से डिमोनिक एनर्जी को महसूस किया था। एज हाई प्रीस्ट में तुरंत ही इस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठा सकता था, पर अभी के लिए मुझे इस पत्ते को छुपा कर रखना चाहिए जिससे मैं बाद में इसे इस्तेमाल कर सकूं। एक ऐसी चाल जिससे मैं ग्रेटा अकेडमी को अपनी मुट्ठी के अंदर कैद कर पाऊंगा। जिसके कुछ दिनों के बाद हमें शो ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। अज़ूका काफी गुस्से में हैमिल्ट से कहता है कि मैं फिर से तुमसे चीज के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या आखिर फेस्टिवल में तुम किसके साथ घूम रहे थे? वो उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है कि मैं तुमसे पहले इस चीज के बारे में कह चुका हूँ कि एक ऐसा इंसान जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो। रूमर्स पूरे में ये फैले हुए हैं कि तुम पूरे फेस्टिवल में किसी लड़की के साथ चिपके हुए थे। अब चलो जल्दी से मुझे बता दो कि आखिर वो लड़की कौन थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हैमल्ट कहता है कि मैं पहले इस चीज के बारे में कह चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसे याद आता है कि इलिया ने कहा था कि तुम कभी भी इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, खासकर अज़ूका और सिया को तो बिल्कुल भी नहीं। और वो सोचता है कि क्योंकि उसने मुझे मना किया था तो मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकता। पर इसकी वजह से अब सच में काफी ज्यादा बड़ी परेशानी भरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से टॉपिक को चेंज कर देना चाहिए। इसलिए वो अज़ूका से कहता है कि हमारे ट्रेनिंग असाइनमेंट से जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, तो तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करोगे? तो वो कहता है कि हाँ सोच तो लिया है। असल में बाइडन की ईस्ट के अंदर एक वैली है जहाँ पर नेचुरल एनर्जी इकट्ठी होती है, तो सी और मैंने डिसाइड किया है कि वहाँ पर हम लोग कुछ स्पिरिट्स को इकट्ठा करने के लिए जाएंगे। और आखिर तुमने क्या सोचा है? वैसे भी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर 2 लोगों की जरूरत होती है, तो आखिर तुम किसके साथ टीम करोगे? वो कहता है कि मैंने इलिया के साथ टीम बनाई है, पर उसने मुझे सही से बताया नहीं कि आखिर हम लोगों को कहाँ जाना है। वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम दोनों पेयर बनाओगे। टॉप 2 स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ पर टीम अप करते हैं, ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही अनफेयर है। वो जरूर तुम्हें एक ज्यादा खतरनाक सी जगह पर लेकर जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद एक जगह के बारे में चुनो। हैमिल्ट बोलता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इलिया सच में कोई इस तरीके की रेकलेस चीज भी सोच सकता है। तो ये देखने के बाद अज़ूका शॉक होते हुए कहता है सच में ऐसा लगता है कि तुम दोनों कुछ जरूरत से ज्यादा ही करीब आ चुके हो। और हैमिल्ट सोचता है और उसे फेस्टिवल की रात वाला वो सीन याद आता है जहाँ पर उसने कहा था कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, वो भी इस फील्ड असेसमेंट के लिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इलिया उसे बताती है कि जिस जगह पर आज हम लोग जाने वाले हैं असल में वो एक डंजन है ग्रेट मेज की, जिसका नाम लिम्फियोन है। हैमिल्ट सुनकर कंफ्यूज था। वो कहता है क्या एक डंजन? इलिया आगे बढ़ते हुए कहती है कि बिल्कुल। वो बताती है कि वो एक सेंट्रल मेज की हॉबी थी, वहाँ पर उसने अपनी पूरी जिंदगी की जितनी भी रिसर्च है उस सभी को एक सब स्पेस के अंदर छुपा कर रखा हुआ है, जहाँ पर कई सारे डेडली ट्रैप्स हैं। असल में लिम्फियो ने कभी भी कोई डिसाइपल रखा ही नहीं और वो उसके बिना ऐसे ही यहाँ पर मारा गया। और वो जो रिसर्च है उसको यहाँ पर पैसे से बिल्कुल भी तोला नहीं जा सकता। हैमिल्ट कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, यानी हम लोग उसकी हिडन रिसर्च को यहाँ पर चुराने के लिए जा रहे हैं। वो कहता है कि इसे चुराना नहीं कह सकते, तुम इसे एक क्वालिफिकेशन टेस्ट समझ सकते हो, क्योंकि जितने भी ट्रैप्स है अगर तुम इसे यहाँ पर ओवरकम कर जाते हो तो तुम अपने आप को प्रूव करोगे कि तुम उसकी ग्रेट मेज की नॉलेज के लिए यहाँ पर पूरी तरह से क्वालिफाइड हो। वो पूछता है तो आखिर इस सब में मेरा रोल क्या है? मुझे तो वैसे मैजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं। इलिया कहता है कि जितने भी ट्रैप्स हैं सभी को मैं यहाँ पर देख लूंगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि डंजन को बस यहाँ पर केवल कुछ टेस्ट के साथ यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्कर किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी जगहों पर मेज की एसोसिएशन पूरी जाती है जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा लोग होते हैं। और ये चीज बिल्कुल भी अजीब नहीं होगी, क्योंकि किसी भी डंजन को यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाता है जो कि कई सारे इंट्रूडर्स को यहाँ पर डील कर सके। हैमिल्ट बोलता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर 100 लोगों की चीजों को अकेला हैंडल कर सकता हूँ? वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम अकेले ये सारी चीजें कर पाओगे, तो चलो यहाँ पर हम लोग हमारा काम बांट लेते हैं 50-50 लोगों का। और सबके अलावा तुम अकेले वो बेस्ट सोर्समैन हो जिसको मैं यहाँ पर जानती हूँ। ये तो उससे काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर भरोसा करूँ, इसके बजाय कि मैं यहाँ पर कई सारे मर्सनरीज को हायर कर अपने सीक्रेट को उन लोगों के सामने लाने का एक रिस्क लूं। वैसे भी अगर कोई परेशान करने वाला ना हो तो मैं अकेले इसे यहाँ पर खत्म करना काफी ज्यादा पसंद करूंगी। हैमिल्ट कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और वो उसे समझाती है कि अगर हम लोग इस बार यहाँ पर फेल भी हो जाते हैं तो दिक्कत नहीं है, हम लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी जरूरत से ज्यादा खतरा लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि पर मैं यहाँ पर इसे एक ही बार में यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा, एक दूसरा ट्रिप लगाने के बजाय। इलिया कहता है कि हाँ ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा, तो चलो हम लोग यहाँ पर अच्छी जगह से इस चीज को चालू करते हैं। जिसके बाद उसको यहाँ पर टेलीपोर्ट करना चालू करती है। हैमिल्ट ये देखकर शॉक और घबरा सा गया था। जिसके बाद वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल बनता है और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद जब हैमिल्ट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर देखता है और वो अपने
अपने सामने एक समुद्र देख रहा था और वो एक बीच पर उसके साथ यानी इलिया के साथ खड़ा हुआ था। हेमल्ट ये देखकर एक्साइटेड था। वो कहता है क्या ये जिग है? और इलिया काफी थक चुकी थी। वो कहती है कि डैम इट, मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही पुश कर दिया है। हेमल्ट के थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बैग को पकड़ सकते हो? तो वो कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो एक बिस्तर निकाल कर वहाँ पर लेट जाता है और हेमल्ट कहता है कि तुम देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वो बताता है कि असल में मैंने 6 लेयर ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से मेरा माना काफी तेजी से यहाँ पर खत्म हो गया, पर अगर मैं इसी तरीके से थोड़ी देर यहाँ पर लेटर रहूंगा तो सारी चीजें फिर से पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, तो तुम इसकी चिंता मत करो। ये सुनने के बाद हेमल्ट उससे कहता है कि अच्छा, पर आखिर हम लोग असल में है कहाँ पर? मुझे यहाँ पर इस नदी का कोई भी अंत नहीं दिख रहा। इलिया वहाँ पर लेटी हुई कहती है ऐसा लगता है कि तुमने कभी भी आज से पहले समुद्र नहीं देखा था, वैसे भी तुम्हारे पास भी यहाँ पर कोई ऐसी वजह नहीं है कि ऐसे मर्सनरी भी तुम इतने ज्यादा दूर आओ। और वो बताती है कि असल में जो हमारी पूरी दुनिया है वो 70% यहाँ पर पानी से भरी हुई है और ये तो बस उस बड़ी सी दुनिया का एक छोटा सा किनारा है। हेमल्ट कहता है क्या 70%? इसके बारे में इमेजिन करना काफी मुश्किल है। वो कहती है क्योंकि ये दुनिया कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ी है और अभी बस तुम यहाँ पर किंगडम ऑफ वाइजेड के अंदर ही घूमे हो। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले बेचारी की नींद लग जाती है और हेमल्ट ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज उसकी तरफ देखता है तो यहाँ पर उसको चेहरा काफी सुंदर सा लग रहा था। और जब इलिया की आंखें खुलती है तो अपने सामने वो एक चांद को देखती है और वो कहती है कि दिन पूरा डूब गया और मैं अभी तक सोती रही, देखकर लगता है कि मैं सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही थक गई थी। पर आखिर हेमल्ट कहाँ पर है? जिसके बाद वो पीछे की तरफ देखती है तो हेमल्ट कहता है यानी तुम उठ गई? वो कहती है कि तुमने सच में मेरा काफी लंबे समय तक वेट किया होगा, जो मेरा मानना है वो पूरे से रिकवर हो चुका है, पर चलो सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। पर वो तो वहाँ पर हेमल्ट को देखती है जिसने काफी बड़े से लॉबस्टर को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और ये देखकर वो शौक से रह गई थी। जिसके बाद वो कहती है कि आखिर असल में तुम कहाँ चले गए थे? वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ खाने के बारे में सोच रहा था, पहले तो मैंने काफी देर तक फिशिंग करने के बारे में सोचा पर यहाँ पर ये चीज करना काफी ज्यादा मुश्किल थी, तो मैंने सोचा कि कुछ पत्थर का इस्तेमाल कर देखते हैं। उसके अलावा मैंने तुम्हारे बैग के अंदर भी देखा पर मुझे बस वहाँ पर एक सैंडविच मिला। ये देखकर वो शर्माते हुए कहती कि अच्छा। वो कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे बैग के अंदर इस तरीके से ताका झाकी करी। वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, पर आखिर सैंडविच के अंदर क्या दिक्कत थी? तो वो अपने कपड़े पहनते हुए कहता है कि पर बस केवल पत्तियां खाने से मुझे सही तरीके से स्ट्रेंथ नहीं मिलती। तो वो कहती है क्या सच में? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो बताओ आखिर तुम इसे किस तरीके से खाने के बारे में सोच रहे हो? हेमल्ट कहता है कि कच्चा, और क्या? ये सुनने के बाद वो कहती है कि जल्दी से ये मुझे दो। जिसके बाद वो फ्लेम मैजिक इस्तेमाल करते हुए खाने को पकाना चालू कर देती है और वो हेमल्ट को लिम्फोन की विल के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये कोई आम सी विल नहीं है, असल में इसके अंदर हिंट्स दिए गए हैं जिससे डंजन के अंदर एंट्री की जा सके। असल में एक समय पर ये मैजिक एसोसिएशन की मोनोपोली हुआ करती थी पर कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए इसे पब्लिक के अंदर रिलीज कर दिया। पर हेमल्ट को उसका क्वेस्ट जो कि एक रिडल की तरह लिखा हुआ था उसको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता। वो कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है? वो कहता है कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस उसको इस तरीके से देखो कि ये कोई चीज लिखी हुई है। और वो बताती है कि वो ओवरफ्लोइंग जगह जहाँ पर लाइफ प्रेफर करती है, असल में उनका मतलब समुद्र से था। और वो पूरा चांद जो कि अंधेरे को पूरे से गायब कर देता है, उनका मतलब फुल मून नाइट से था। ये सुनकर हेमल्ट थोड़ा कंफ्यूज था। वो कहता है कि ये चीज इतनी ज्यादा सिंपल थी तो आखिर मैजिक एसोसिएशन इस चीज को सॉल्व क्यों नहीं कर पाई? इलिया कहती है कि उन्हें इस चीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता था, पर इस दुनिया के समुद्र के किनारे पर आकर ऐसी कितनी जगह हो सकती है जहाँ पर पूरा चांद दिखता है? हेमल्ट ये सुनकर कहता है कि अच्छा। और वो आगे कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कितने सारे लोगों को भेजते, पर इन्वेस्टिगेट करते हुए न जाने कितना समय लग जाता। इसी वजह से एसोसिएशन के इमेजेस को ऐसा लगा कि इसके अंदर कोई छुपे हुआ मीनिंग हो सकता है और वो उसको खोदते रहे। पर इस जगह पर लिम्फियोन ने अपने मैजिकल अचीवमेंट्स को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था और इसके अलावा इस जगह पर ओवरफ्लोइंग लाइफ है, यानी समुद्र है और साथ ही पहाड़ भी है जहाँ पर पूरे चांद का उजाला पूरे में फैलता है। इसलिए अगर लिम्फियोन का डंजन अगर कहीं हो सकता है तो इस जगह से ज्यादा अच्छी जगह कोई भी नहीं हो सकती। ये सुनकर वो कहता है कि अगर मैजिक एसोसिएशन को लिम्फियोन की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था तो आखिर तुम्हें कैसे पता? इसलिए वो बहाना बनाने की कोशिश करता है और कहता है मैंने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है और खुद से इस चीज के बारे में पता लगाया है। पर वो इशारा करते हुए बताती है कि पर दिक्कत इस पार्ट के अंदर है कि 6 सितारे तुम्हें यहाँ पर रास्ता दिखाएंगे। इस सेंटेंस का सही तरीके से अप्रोच करने के बाद भी सही तरीके से कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है। हेमल्ट कहता है लगता नहीं जैसे कि वो आसमान के तारों के बारे में बात कर रहा हो। इलिया कहती है कि अगर इस चीज के बारे में सोचा जाए कि एक ऐसी रात जो कि फुल मून होती है, तारों की चमक पूरे से ब्लॉक हो जाती है और उसको देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और ये कहना कि तारों की जो चमक है वो तुम्हें यहाँ पर रास्ता दिखाएगी पूरे चांद में, ये एक अलग तरीके का स्टेटमेंट है। हेमल्ट कहता है इसका मतलब वो यहाँ पर तारों के बारे में बात नहीं कर रहा। वो कहता है कि लिम्फियोन ने कहा था कि जो इंसान की आत्मा होती है वो आसमान में होती है, पर जो इंसान होता है वो जमीन पर एग्जिस्ट करता है और वो इस चीज की काफी ज्यादा वैल्यू भी करता था, यानी उस जमीन की जहाँ पर इंसानों ने अपने खुद की एग्जिस्टेंस को यहाँ पर क्रिएट किया था। इसका मतलब यही है कि हम लोगों को जमीन पर देखना है, ना कि आसमान में। पर हेमल्ट उसकी बात सुनने के बाद सोचता है कि पर आकर हम लोग स्टारलाइट को जमीन पर कैसे ढूंढेंगे? वो कहता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा वेट करें तो हम इसे देख सकते हैं, और पहले हमें तब तक यहाँ पर वेट करना होगा जब तक फुल मून सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे
ना पहुंच जाए। और जब चांद उनके सिर के ऊपर आ जाता है तो वो कहता है कि जरा नीचे देखो, अब समय हो चुका है। इसे अपनी आंखों से देखने के लिए ये कुछ जोरों से ज्यादा ही तेज है, जल्दी से तुम्हारा हाथ मुझे दो। जिसके बाद वो ब्लेड को पकड़कर सीधे आसमान में ले जाना चालू कर देती है। और जब वो लोग आसमान में पहुंच चुके थे तो वो नीचे की तरफ देखते हुए कहती है कि जरा वहां पर देखो। हैवल्ड भी इस चीज को देखता है कि उसे भी उस आइलैंड के ऊपर 6 चमकते हुए सितारे दिख रहे थे। और ये देखकर वो कहता है कि वो 6 स्टार्स वो उसे नीचे लेकर आ चुकी थी। और कहती है कि असल में ये उन क्रिस्टल्स की रिफ्लेक्शन है जो कि पूरे चांद के सिर पर आ जाने के बाद यहाँ पर दिखना चालू होते हैं। और जिस समय पर वो रिफ्लेक्शंस यहाँ पर दिख रही हैं, हम लोगों को उनके बीच के पॉइंट का पता लगाना होगा जहाँ पर ये लाइट हम लोगों को अंदर जाने का रास्ता बताएगी। ये देखने के बाद हैमल्ड को थोड़ा सा बुरा सा लगता है और वो वहां पर बैठते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। वो कहती है कि बिल्कुल तुम बस तुम्हारा ही रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हो, ना कि मेरा। मैं जब अकेली यहाँ पर आई थी मैं पहले यहाँ की एंट्री को ढूंढ चुकी हूँ। ये सुनने के बाद हैमल्ड सोचता है कि जब पहले ही इसने यहाँ पर इस एंट्रेंस को ढूंढ लिया था तो आगे ये मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली चीज को समझाने की कोशिश क्यों कर रही थी, पर कि ये गुस्सा हो जाएगी अगर मैंने इसके बारे में पूछा तो। और वो कहती तो चलो इस चीज को शुरू करते हैं, पर कोई भी इक्विपमेंट को पीछे मत छोड़ देना। जिसके बाद वो लोग जंगल के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और इली अपने मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एंट्रेंस को रिलीज कर देती है। और कई सारी सीढ़ियां जो कि नीचे की तरफ दिखना चालू हो चुकी थी और वो नीचे की तरफ देखते हुए हैमल्ड से कहती है तो क्या हम लोग इस चीज को शुरू करें। अब वो लोग उस डंजन के अंदर धीरे धीरे करके चलना चालू कर देते हैं और काफी गहराई के अंदर आ जाने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिसके बीच में से चमक दिख रही थी। और वो बताती है कि यहाँ से एक अननोन सा स्पेस चालू हो जाता है। मुझे बस एंट्रेंस दिखी थी पर मैं यहाँ से अकेले बिल्कुल भी नहीं जा सकती। इसलिए नहीं क्योंकि मैं डरती हूँ, पर इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर कोई इंसान इसके अंदर कितनी बार जा सकता है। अगर ये एक ऐसा डंजन हुआ जो कि एक इंसान को बस एक ही बार अंदर जाने दे तो सच में ये समय की बहुत ज्यादा बर्बादी होगी। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। वो कहता है कि मैं सच बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या कह रही हो। पर तभी उन लोगों के सामने वो दरवाजा खुलना चालू हो जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर एक अजीब तरीके का पोर्टल दिख रहा था। और एलिया ये देखकर कहती है लगता नहीं है कि ये इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि उसने शुरुआत में यहाँ पर रिडल बनाई हुई थी। फिर वो कहती तो चलो अंदर चले। अब वो लोग जैसे दरवाजे के अंदर आते हैं तो वो दूसरी जगह पर पहुंच चुके थे। अंदर आ जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि जो दरवाजा था वो धीरे धीरे कर बंद होने लगा है और बंद होने के बाद उसके ऊपर एक टाइमर चालू हो जाता है। जिसके बाद हैमल्ड के हाथ के ऊपर एक क्वेस्ट आ गया था और इलिया के हाथ पर भी एक टाइमर चालू हो चुका था। इलिया कहती कि अच्छा इसका मतलब यहाँ पर एक टाइम लिमिट है। हैमल्ड कहता है कि हाँ ऐसा लगता है कि लगभग वो 2 घंटे की है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि मुझे पता है कि ये कोई जादू है। वो कहती है देखकर लगता है कि जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी वो ज्यादा आसान थी पर हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर केयरलेस नहीं हो सकते। तो हैमल्ड जरा इस चीज के ऊपर ध्यान देना। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए उन लोगों के सामने का दरवाजा खुल जाता है और उन लोगों के सामने एक अजीब तरीके का क्वेस्ट था और उन लोगों के सामने एक अजीब तरीके का इमेज था। एक दीवार थी जिसके ऊपर एक कपल पोज बना हुआ था। ये देखने के बाद वो दोनों शॉक और सरप्राइज से रह जाते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी। अब अंदर आ जाने के बाद वो लोग भी उन शेप्स को देखते हैं जो कि इस दीवार के ऊपर बने हुए थे और ये देखकर वो कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या है। वहाँ पर हैमल्ड कहता है कि एलिया जरा ऊपर देखो, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और वहाँ पर रोमन में लिखा हुआ था 2 + 2 = 2। देखकर ऐसा लगता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन असल में इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है बल्कि ये डिवाइस है। और हैमल्ड कहता है कि उस दीवार के ऊपर अजीब तरीके के इंसानों जैसे निशान बने हुए हैं। जिसके बाद वो पूरी जगह हिलना चालू हो जाती है और वो दीवार काफी ज्यादा तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। हैमल्ड कहता है कि पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कुछ भी सोचने के लिए, बताओ हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि रुको, अगर हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक को भी चुनकर इस किसी भी होल को यहाँ पर एंटर करते हैं तो वो पूरे सही होगा। अगर ऐसा है तो जो राइट साइड है वो पूरे से सही है तो हम लोगों को उस तरफ ही जाना होगा उस तरीके की होल शेप के साथ। वो कहता है कि जरा करीब से देखो, ऐसा लगता है जैसे कि 2 लोग एक दूसरे के साथ हैं और उन्होंने अपने हाथ को यहाँ पर पकड़ा हुआ है और एक पैर आगे की तरफ गया हुआ है। पर एलिया कहती है कि जल्दी से मुझे अपना हाथ दो, हमारे पास जरा सा भी सोचने का समय नहीं है। और वो जल्दी से शेप को बना लेते हैं जिसकी वजह से एलिया को शर्म आ रही थी, पर वो लोग इस वजह से आराम से उस होल से निकल जाते हैं। जिसके बाद जो उसके पीछे का दरवाजा था वो यहाँ पर खुल जाता है। इलिया को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और हैमल्ड कहता है कि जैसा कि लगा था वो फर्स्ट क्वेश्चन इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था और वो सोचता है कि एक आर्च मेज के लिए भी सच में इस तरीके की रिडिकुलस ट्रायल बनाना आखिर ये किस तरीके की चीज है। ये गेट कोई टेस्ट नहीं था बल्कि एक मजाक था। चलो ये काफी अच्छा है कि जो सही आंसर था वो राइट साइड थी, वरना अगर हम लोग लेफ्ट साइड चुनते तो वो पोज और भी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था। अब वो लोग अंदर आ जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हैमल्ड कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पर वो कहती है ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके का पजल है। इसका मतलब अगर हम लोग वो चीज करते हैं जो कि यहाँ पर अपीयर होगी तो शायद यहाँ पर दरवाजा खुल जाएगा। अब हम लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना होगा कि आगे यहाँ पर क्या होगा। और वहीं पर हैमल्ड नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि जरा देखो उस ईंट का कलर सभी से थोड़ा सा अलग है। वो कहते हैं कि सच में तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा तेज है। जिसके बाद वो वहाँ पर लिखी हुई हिडन स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए आगे जाती है और अपने हाथ से लाइट को जलाते हुए उसके अंदर देखती है कि आखिर वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और वहाँ पर एक पोज बना हुआ था जिसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये खुलेगा। ये देखने के बाद वो शौक और हैरान सी रह गई थी। जिसके बाद हैमल्ड ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया था और बेचारे का चेहरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो गया था और वो सोचती है कि वो कमी ना कहीं का, भले वो एक आर्च मैजिक क्यों ना
ना हो, पर मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगी। अब तीसरा दरवाजा भी यहाँ पर खुल गया था और वो लोग अंदर आ जाते हैं। हैमिल्ट कहता है कि हम लोगों को लगभग आधा घंटा लगा और हम लोग 5 प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। बताओ तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग सच में ऐसे कर सकते हैं? पर एलिया, जो कि बेइज्जती की वजह से काफी ज्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसको यहाँ पर किस किस तरीके की पोज बनाने पड़े हैं, और वो सोचती कि लिम्पियन, मैं तुम्हें मार डालूंगी, भले ही तुम पहले से मरे हुए क्यों ना हो, मैं फिर भी तुम्हें मार दूंगी। पर रुक जाओ, यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब है, क्योंकि डंजन्स कभी कभी ऐसे होते हैं जिनको कई सारे लोगों ने पहले भी क्लियर किया होता है, पर जितने पजल्स थे उनके लिए लगभग यहाँ पर 2 लोगों की जरूरत थी जिसे सॉल्व किया जा सके। जैसे कि उन्हें काफी अच्छे तरीके से पता है कि बस केवल 2 लोग ही हैं जो कि अंदर आ सकते हैं। मैंने इस तरीके की मैजिक के बारे में सुना है कि जो डंजन है वो मेंटल इमेज के हिसाब से यहाँ पर मैनिफेस्ट होता है, और उन बैरियर्स को भी इसी हिसाब से पास किया जा सकता है। यानी वो पोजेस जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर बनाए थे, क्या वो सभी मेरी इमेजिनेशन थी? और ये सोचकर उसका चेहरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। पर फिर वो हैमंड की तरफ देखते हुए कहते कि नहीं, मैं अकेले यहाँ पर नहीं हूँ, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं हो रही। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेरे बजाय हैमंड के दिमाग से ये सब ले रहा हो। पर हैमंड, जिसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, और ये देखकर वो भी उसे कुछ भी नहीं कह पाती। इसलिए वो कहती है कि कुछ भी नहीं, चलो आगे बढ़ो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, और शायद फिर से कोई पॉइंटलेस पजल हम लोगों के सामने आ सकता है। पर अचानक ही जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, अचानक ही उसके पैरों के नीचे से पूरी पूरी जगह बदल जाती है, और चलते चलते एलिया अचानक ही एक जंगल के अंदर आकर बीच में खड़ी हो गई थी। ये देखकर वो कंफ्यूज और सरप्राइज हैमल्ट को आवाज देती है, पर हैमल्ट, जो कि वहाँ पर था ही नहीं, वो कहती कि आखिर तुम कहाँ चले गए, मुझे जवाब दो। वो सोचती है कि ये प्लेस जरूर एक तरीके का इल्यूजन स्पेल है। मैं तो इस चीज को सहज भी नहीं कर पाई कि आखिर ये कास्ट कब हो गया। ये एक आर्च मेज का ही काम है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। और अगर उसने यहाँ पर स्पेस सेपरेटिंग मैजिक का इस्तेमाल किया है तो हैमल्ट यहाँ पर दूसरी डायमेंशन के अंदर होगा। इसका मतलब अब ये ट्रायल अलग अलग एक एक को ही करना होगा। चलो, ये काफी ज्यादा अच्छा है। अब बार बार उसका इस तरीके से चेहरा देखने के बाद अब मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। हैमल्ट खुद से यहाँ पर रास्ता ढूंढ लेगा तो मुझे उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अचानक एलिया के पीछे काफी ज्यादा बड़ी सी परछाई आ जाती है, एक काफी ज्यादा बड़ा और भयानक सा बीस्ट। जैसे ही वो उसको देखती है तो एलिया उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक और घबरा गई थी। और दूसरी तरफ हमें हैमल्ट को दिखाते हैं, जो कि अभी बस धुआं के बीच में चल रहा था। वो कंफ्यूज था कि आखिर अचानक यहाँ पर क्या हो गया। सीनरी अचानक यहाँ पे पूरी तरह से बदल गई, और जो एलिया की प्रेजेंस थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। क्या ये भी एक तरीके का मैजिक है? क्या मैं दूसरे स्पेस के अंदर आ चुका हूँ? अगर ये भी उस डंजन का एक टेस्ट है तो इसका मतलब शायद ये है कि हम लोगों को इसे अलग अलग सॉल्व करना होगा। एलिया एक केपेबल मेज है तो वो पूरी तरह से ठीक होगी, पर आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? जिसके बाद उसे इस धुएं के बीच में एक लड़की की परछाई दिखती है, और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये एलिया है। वो कंफ्यूज कहता है कि आखिर तुम कौन हो? और जब वो घूमती है तो हैमल्ट के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल एलिया की तरह लग रही थी। उसके काफी लंबे बाल थे और उसने बिल्कुल लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए थे। तो ये देखकर वो सीरियस होते हुए जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है, और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि भले ही ये एलिया की तरह हो, पर ये बिल्कुल भी वो नहीं है। वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? और ये सुनने के बाद उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती कि एलिया, इस सब के बाद भी तुम भी मुझसे नफरत करती हो, पर मैं उस चीज को चेंज नहीं कर सकती जो कि यहाँ पर हो चुकी है। हैमल्ट ये सुनकर कंफ्यूज थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखते हुए सोचता है क्या कि ये यहाँ पर क्या कह रही है। और दूसरी तरफ एलिया सोचती है कि यहाँ पर मेरे पास हेजिटेट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसे खत्म करना होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आगे बढ़ सकती हूँ। तुम आज तो वहाँ नहीं जाओगे ना जहाँ पर वो इंसान रहता है? एलिया ये सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो कहती है कि क्या? एल्गा, जो कि अभी भी उसके सामने खड़ी हुई थी, और एलिया ये देखकर कहती है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर बात कर सकता है। वैसे बड़ी बात तो ये है कि इसने अभी अभी मुझसे यहाँ पर हैमल्ट कहा। एल्गा कहती है कि क्या हुआ? देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम कहीं खोए हुए हो। क्या वो इंसान तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा है या फिर कुछ ऐसा ही? वो कहती है कि नहीं, ट्रेनिंग थोड़ी सी रफ है, पर ऐसा नहीं है कि वो मुझे बुली करता है। और ये देखकर वो जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेती है और सोचती है कि मेरा मुंह खुद से यहाँ पर अपने आप चल रहा है। एल्गा उसकी तरफ देख रही थी। वो कहती है कि तुम सच में फॉरेस्ट को इतने ज्यादा बुरी तरीके से छोड़ने के लिए पागल हो रहे हो? अगर तुम ताकतवर भी बन जाते हो तो इन सारी दुनिया ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बस केवल स्ट्रेंथ ही काम करती है जैसे कि यहाँ पर करती है। मैं चीज के लिए भी श्योर नहीं हूँ कि तुम वहाँ पर इंसानों के बीच में खुश भी रहोगे या फिर नहीं। पर वो उससे कुछ भी नहीं कहती। एल्गा कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम पहले ही अपने डिसीजन बना चुके हो, भूल जाओ जो भी मैंने यहाँ पर तुमसे कहा। और एलिया सोचती है कि रुको, सबसे पहले मुझे शांत होना होगा और समझना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ये मॉन्स्टर इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, और इसके अलावा ये इंटेलिजेंट भी है, और किसी रीजन की वजह से उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हैमल्ट हूँ। आखिर ये किस तरीके का टेस्ट है? कि ये किसी तरीके का सिनेरियो है और जंगल से जाना चाहते हो? आखिर सबका मतलब क्या है? और एल्गा वहां से जाते हुए कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, वो इंसान वैसे भी यहाँ पर आने वाला होगा, अपना बेस्ट देना। और जैसे एल्गा वहां से जाती है तो डेरेन पीछे से अपनी बाल्टी लेकर वहाँ पर आ चुका था। वो उससे कहता है कि हैमल्ट, आखिर तुम कहाँ पर खोए हुए हो? चलो मेरे साथ चलो, हम लोगों को बहुत सारी चीजें करनी है। ये देखकर वो यहाँ पर उसका नाम लेता है डेरेन। पर ये देखकर वो शौक थी कि मेरा मुंह अपने आप ही यहाँ पर चल रहा है। आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, और आखिर क्या ये डेरेन है? फॉर्मर सोर्ड मास्टर ऑफ बेरजोर डेरेन। और उसका ध्यान डेरेन की तलवार के ऊपर जाता है और वो कहती है कि
ये तो बिल्कुल हेमल्ट की तरह है, और फिर वो इस चीज को महसूस करने की कोशिश करती है कि जो ये सोर्स मास्टर है उसकी तलवार बिल्कुल उसी की तरह है, और साथ ही उसकी सोर्स में शिव भी। और एकेडमी के टेस्ट में मॉन्स्टर्स को हैंडल करने का जो उसका एक्सपीरियंस था वो भी काफी ज्यादा अलग था। वैसे ये मत कहना कि ये डंजन जनरेशन सिमुलेशन असल में हेमल्ट की मेमोरीज हैं। और दूसरी तरफ हम हेमल्ट को दिखाते हैं जो कि इलिया की माँ के सामने खड़ा हुआ था। वो रो रो कर उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हेमल्ट सोचता है कि ये बिल्कुल इलिया की तरह दिख रही है, और ये इलिया को जानती भी है कि ये इलिया की फैमिली से हो सकती है। वो कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, पर तब एक तेज हवा चलती है जिस वजह से उसकी आंखें बंद हो गई थी। पर अगले पल उसकी आंखों के सामने एक तेज चमक आ जाती है। वो देखता है कि काफी ज्यादा बड़ा सा घर है जिसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं। वो कहता है कि ये कपड़े, ऐसा लगता है कि ये तो प्रीस्ट ऑफ ल्यूमान है, पर ये रियल नहीं है। मैंने के अंदर कोई भी डिवाइन पावर महसूस नहीं कर पा रहा। असल में ये एक इल्यूजन है जो कि मैजिक से क्रिएट किया गया है। पर आखिर ये यहाँ पर जला क्या रहे हैं? नहीं रुक जाओ, ये सीन मैंने पहले भी कभी देखा है। ये घर जो कि यहाँ पर मेरी नजरों के सामने जल रहा है, असल में ये इलिया का है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी, और वो दो लोग जो कि वहाँ पर उन लोगों के सामने मरे हुए हैं। मुझसे ये मत कहना। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, और वो इसे महसूस करते हुए कहता है कि आंसू नहीं, ये मेरे आंसू नहीं है। और एक अजीब तरीके का दर्द जो कि मेरी छाती के अंदर मुझे महसूस हो रहा है। डेफिनेटली ये इलिया का है, और हमें दिखता है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। उनमें से एक आदमी कहता है कि यहाँ पे एक छोटी सी लड़की रह गई होगी, जल्दी से उसे ढूंढो। सीड ऑफ डार्कनेस और टेम्पल के जितने भी दुश्मन हैं इस दुनिया के अंदर नहीं रहने चाहिए। जिसके बाद हमें उसके ऊपर तलवार से हमला करते हुए दिखाते हैं। हेमल्ट उसे मारने की कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर अगले पल एक मैजिक अटैक होता है और उन सभी के सर यहाँ पर फट जाते हैं। हेमल्ट के ऊपर उसके खून की छींटे उछड़ते हैं, पर फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, और हमें वहाँ पर फिर से वही लेडी दिखाई जाती है जिसने यहाँ पर उन सभी को मार दिया था। हेमल्ट इस चीज को महसूस करते हुए कहता है कि ये एक इल्यूजन है, पर वहीं पर वो उस लेडी को देखता है जिसने इलिया को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, और वो कहता है कि अब मुझे इस इंसान के बारे में याद आ चुका है। इसका नाम हाइक्स है, और असल में ये उसके फादर की मदर है, यानी इसकी ग्रैंड माँ, जिसने यहाँ पर उसे मैजिक सिखाया था। और इलिया की बची हुई एक आखिरी लौती फैमिली, और ये कोई घूमी फिरी सी कहानी नहीं है। असल में ये इलिया की मेमोरीज हैं जो कि पूरे से पक्की हैं। पर आखिर ये डंजन मुझे इस तरीके से चीजें कैसे दिखा पा रहा है? फिर वो परेशान होते हुए कहता है कि रुको, अगर मैं इलिया के यहाँ पर मेमोरीज देख पा रहा हूँ, और जो डंजन का मैजिक है वो यहाँ पर एक दूसरे के मेमोरीज के अंदर एंटर करता है, और अगर हम दोनों ही यहाँ पर एक ही मैजिक का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है। इसका मतलब हेमल्ट और इलिया एक दूसरे की पास्ट की मेमोरीज देख रहे थे, और ये सोचने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और दूसरी तरफ हमें इलिया का सीन दिखाते हैं। डेरन कहता है कि तुम कुछ भूल गए, वो कहता है कि नहीं, और साथ ही वो सोचती है कि मुझे कैसे भी कर इस टेस्ट को यहाँ पर पास करने के बारे में सोचना होगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर हेमल्ट को वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा होगा। पर डेरन इलिया को देख रहा था, और वो सोचता है कि उस बिल्ली ने क्या तुमसे कुछ कहा है जिसके बारे में देखकर लगता नहीं है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। इलिया कहती है कि डिवाइन सोर्समैन डेरन, भले ये चीज तुम्हें काफी अजीब सी लगे, पर मैं हेमल्ट नहीं हूँ। पर वो इसके ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। वो तो अंदर जाकर अपनी तलवार को निकाल लेता है, और वो सोचती है कि शायद ये केवल हेमल्ट के रिस्पॉन्स पर ही ध्यान देता है, ना कि मेरे ऊपर। और वो कहती है कि मुझे सच में यहाँ पे जंगल को छोड़ना होगा। पर डेरन ने अभी तक उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था, और वो सोचती है कि हर एक क्वेश्चन की तरह इसने यहाँ पर अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं बोला। पर मैं ये पूछना अवॉइड करना चाहती हूँ कि आखिर असल में ये जंगल है कौन सा, क्योंकि ये चीज कुछ जगह से ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले हर एक चीज को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं उस डिमोनिक बीस्ट से मिली जो कि बात कर सकती थी, और उसे लगा कि मैं हेमल्ट हूँ। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली असल में ये कौन सा टाइम पीरियड है, पर हेमल्ट जरूर इस जंगल में काफी लंबे समय तक रहा होगा। और ये बात इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि हेमल्ट को डिमोनिक बीस्ट का सामना करने की इस तरीके की आदत क्यों है। और उसने ये कहा कि हेमल्ट इस जंगल को छोड़कर जाना चाहता है। इसका मतलब यही है कि उसके पास अभी कोई चॉइस नहीं है। पर आखिर वो इस जंगल को छोड़कर क्यों नहीं जा सकता? क्या ये जंगल कुछ जगह से ज्यादा ही बड़ा है? पर सबसे बड़ी और अजीब बात तो ये है कि डिवाइन सोर्समैन खुद यहाँ पर है, और हेमल्ट ने अपनी सोर्समैनशिप उससे सीखी है। मुझे हमेशा से शक था कि जो उसका टीचर होगा वो कोई भी आम इंसान नहीं होगा। पर ये डेरन उसके पास आता है और कहता है कि लो इस तलवार को पकड़ो। और जब इलिया उस तलवार को अपने पास रखकर उसे अपने हाथों में उठा लेती है, तो ये देखकर वो कहता है कि अभी भी तुम इसके लिए काफी ज्यादा छोटे हो। ये चीज काफी ज्यादा अच्छी होती है कि अगर तुम भी बिल्कुल किसी डिमोनिक बीस्ट की तरह काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर बढ़ पाते। और ये सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो सोचती है यहाँ आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि वो बीस्ट जो कि पेड़ों से भी बड़ा है, उसके बाद डिवाइन सोर्समैन यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है, और उसके बाद भी मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है। पर उसके बाद भी हेमल्ट यहाँ से जाना चाहता था, पर उसके बाद भी ये जगह उसके लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है। और वो कहता है कि सभी इंसान डिमोनिक बीस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर उसके बाद भी तुम इतने लंबे समय से फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर सर्वाइव कर गए, और सच में तुम्हारे जैसे लक के साथ मुझे लगता है कि तुम डिवाइन बैरियर को भी यहाँ पर पार कर जाओगे। तो वो कहता है कि सच में, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? पर अगले पल उसकी आंखें पूरे से ब्लैंक हो गई थी, और वो हैरानी के साथ सोचती है क्या फॉरेस्ट ऑफ रूट? फिर उसकी जो हाथ की तलवार थी वो यहाँ पर गिर जाती है। वो कब
को पाते हुए परेशान होकर डरते हुए कहती है कि रुक जाओ, क्या अभी जो मैंने सुना यहाँ पे वो पूरी सही है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसके बारे में सोचा था, पर कभी भी मैं इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कोई भी इंसान जिसे फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब तो यही है कि उस इंसान के अंदर सीड ऑफ डार्कनेस होता है। और वो कहती है कि डिवाइन सोर्समैन, क्या सच में ये फॉरेस्ट ऑफ रूट है? अगले पल उसके पीछे से डार्कनेस निकलना चालू होती है और उसके सामने हेमल्ट की जितनी भी पास्ट की मेमोरीज थी वो सभी इमर्ज होना चालू हो जाती है। वो कहती है कि आखिर ये किस तरीके की अजीब सी फीलिंग है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो हेमल्ट के उस हर एक इमोशन को यहाँ पर महसूस करती है जो कि वो फॉरेस्ट ऑफ रूट से निकलने के पहले महसूस किया करता था। और कुछ ही देर में बिल्कुल हवा की झोंके की तरह वो मेमोरीज उसके सामने से गायब हो जाती हैं और वो अपने सामने एक अजीब सी जगह को देखता है। और ये देखकर वो शॉक होते हुए कहता है क्या ये जगह? और तभी हेमल्ट का हाथ उसकी तरफ आता है। हेमल्ट जो कि उसके साइड में खड़ा होकर उसे आवाज दे रहा था। एलिया उसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज थी। वो कहती है कि तुम मुझसे यहाँ पर पहले आ गए, अगर तुम कब के आए हो? तो वो कहता है कि मैं भी अभी यहाँ पर आया हूँ। वो हिचकिचाते हुए कहती है कि तुमने भी यहाँ पर कुछ देखा है? हेमल्ट भी थोड़ी देर चुप रहते हुए कहता है कि हाँ, पर इससे ज्यादा जरूरी अभी कुछ भी नहीं है। ये हवर ग्लास अभी तक यहाँ पर रुका नहीं है, इसका मतलब ये ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ। और वो हेमल्ट को देखते हुए सोचती है कि हेमल्ट के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिख रहा, वो पूरी तरह से शांत है। इस सब के बाद भी कि इसने मेरा और मैंने इसका पास्ट देखा है। और अब वो स्टॉर्म की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि दो बड़ी बड़ी से स्टैचू, और आखिर ये क्या है? कि ये किसी तरीके का कोई चेम्बर है या फिर कुछ ऐसा ही? इलिया बताती है कि ये जरूर एक अल्टर है, एक ऐसी जगह जहाँ पर रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए ऑफरिंग्स दी जाती थी। हेमल्ट कंफ्यूज कहता है कि ऑफरिंग? पर वो आगे कहती है कि अगर मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो मुझे भी यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि डंजन के बीच में मुझे ऐसा लगा था कि शायद उसकी टॉम होगी या फिर किसी तरीके का कॉफन या फिर कोई रिकॉर्ड। ये सोचकर वो उस अल्टर के ऊपर जैसे ही हाथ रखती है तो उसके अंदर से काफी तेज लाइट निकलना चालू हो जाती है। वो दोनों ही घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है? और वहाँ पर एक शैडो फॉर्म लेना चालू कर देती है और उन लोगों के सामने उस आर्चबिशप का घोस्ट आ जाता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। और वो कहता है कि अच्छा, यानी वो तुम मेज हो जिसने इस ट्रायल को यहाँ पर पास किया है। अगर सोचूं तो मैं इस दुनिया में काफी लंबे समय से जी रहा हूँ, पर फिर भी कोई इंसान यहाँ पर मुझे सरप्राइज करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। बस केवल दो ही लोग हो सकते हैं जो कि मेरे डंजन को यहाँ पर क्लियर कर सके, और उनमें से एक काफी ज्यादा खूबसूरत एक छोटा सा मेज है। और इलिया जो कि सरप्राइज थी वो कहती कि तुम लिम्फियन हो। वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा छोटे से मेज, मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें गाइड करूंगा तुम्हारे आखिरी ट्रायल के लिए। हेमल्ट कहता है कि पर आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे कि मुझे यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। ये सुनकर लिम्फियन हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें इस तरीके से महसूस हुआ, पर बस केवल एक ही मेज हो सकता है जिसके अंदर काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट हो, वही मेरे स्टाइल को यहाँ पर क्लियर कर सकता है। और वो चुटकी बजाते हुए इलिया को अपने पास खींचने लगता है, और जैसे ही वो उसके पास आ जाती है तो वो कहता है तो चलो ठीक है, तुम्हें यहाँ सब हमें फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है छोटे से लड़के। और ये कहने के बाद जैसे ही वो वहाँ से गायब होने लगता है तो हेमल्ट के चेहरे पर 12 बज चुके थे, क्योंकि उसके सामने एक बड़े से और जैसा बन गया था। और ये देखकर वो इलिया को आवाज देने में लगा हुआ था, जिसके बाद वो पूरी जगह काफी जोर से हिलना चालू हो जाती है। और वो जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकालता है, क्योंकि वो बड़ी सी स्टैचू जो कि यहाँ पर अभी तक खड़ी हुई थी उनके अंदर जान आ जाती है। और वो दोनों ही चमकती हुई अपनी लाल आंखों के साथ हेमल्ट को देख रहे थे। और ये देखकर वो अपने विश को रिलीज करते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि यहाँ पर सच में एक काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। और हमें उस ऑर्ब के अंदर का सीन दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, और वहाँ पर कई सारी शेल्फ घूम रही थी। उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ था जिसके अंदर बस बुक्स और बुक्स ही रखी हुई थी। इलिया भी इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक सा रह गया था। वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये? आर्चमेज कहता है कि ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, ये रिजल्ट है मेरी लाइफ लॉन्ग रिसर्च का जो कि यहाँ पर मैंने स्टोर कर रखा हुआ था, और वो भी बस केवल एक मैजिशियन के लिए जिससे मैं जगह पर आने की अनुमति दे सकूं। तुम्हें तो इस चीज के लिए काफी ज्यादा गर्व होना चाहिए। इलिया कहती है कि पर तुम्हें इस तरीके से मुझे किडनैप कर लेकर आना जरूरी था। जो मेरे साथ आया था असल वो एक सोर्समैन है, उसे मैजिक से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद आर्चमेज कहता है कि अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि जो तुम यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हो सच में ऐसा लगता है कि तुम उस सोर्समैन के जरूर से ज्यादा ही करीब हो। ये सुनकर वो शर्माते हुए कहती है कि ये और आर्चमेज आगे कहता है कि सबके अलावा यानी वो फाइनल टेस्ट जो कि तुमने यहाँ पर दिया, यानी वो तुमने यहाँ पर ऐसे ही पास नहीं किया। इलिया थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो उससे पूछती कि आखिर वो फाइनल टेस्ट का मतलब क्या था? वहाँ पर तो सॉल्व करने के लिए कुछ था ही नहीं, बस हम लोगों को एक दूसरे का पास्ट दिखाया जा रहा था। वो बताता है कि वो आखिरी गेट वो था कि जिसके ऊपर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो उसका सबसे ज्यादा गहरा सच। एक ग्रुप पूरे तबाह हो जाता है जैसे वो लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन करना बंद कर देते हैं, और एक मेज का रोल होता है हर एक को परस्यू करना जब तक सभी लोग उस मूवमेंट तक ना पहुंच जाएं। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों की डिटर्मिनेशन उसके ऊपर होनी चाहिए, एक ऐसा इंसान जिसको मैं यहाँ पर अपनी हर एक चीज दे सकूं। इसलिए यहाँ पर जैसे ही अटर को छूने के बाद जब तुम लोगों ने एक दूसरे की वीकनेस को देख लिया था उसके बाद भी एक दूसरे के ऊपर तो भरोसा नहीं खोया, तुम्हें यहाँ पर जगह पर आने की परमिशन मिल गई थी, और ये रिजल्ट जैसा कि मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। वो कहती है यानी तुम्हारा मतलब ये है कि हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं खोना था। तो इलिया भी मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा, मैं समझ गया। और आर्चमेज आगे कहता है कि इसके अलावा ऐसा लगता नहीं जैसे कि जो भी मैंने सोचा था वो पूरे सा गलत था, वो भी तुमसे मिलने के बाद, जो कि इतनी ज्यादा स्किल्ड और काफी ज्यादा खूबसूरत सी मेज है।
इलिया कहती है कि तुम्हारे इस तरीके से प्रेज करने की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। और वो उससे पूछती है कि सब के अलावा क्या यहाँ पर तुम्हारे पास देने के लिए क्या है, यानी ओनरशिप इस डंजन की या फिर कुछ ऐसा ही। क्योंकि अगर एक महीने भी लगातार मैं यहाँ पर आकर इन चीजों को ले जाने की कोशिश करूँ तो ये किताब बहुत ज्यादा है। पर आर्चमेज कहता है कि तुम्हें इसके लिए इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास काफी ज्यादा समय है। क्योंकि अब से तुम और मैं एक हो जाएंगे, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सुनने के बाद ये बात उसके कान के अंदर गूंजना चालू कर देती है कि तुम और मैं एक हो जाएंगे, तुम और मैं एक हो जाएंगे। और वो शॉकिंगली आर्चमेज को देखती है और कहती है कि तुम और मैं एक हो जाएंगे, आखिर सबका मतलब क्या है। पर आर्चमेज उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अचानक वहाँ पर पूरे में शांति छा जाती है और अब इलिया समझ चुकी थी कि आखिर उसे यहाँ क्या करना है। और वो लेकर अपने मैजिक से आर्चमेज के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर जल्दी से वो अपने मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ पर बाइंड कर लेता है। कई सारी रस्सियां जमीन से निकलती है और वो उसे पूते से जकड़ कर यहाँ पे बांध लेती है। और वो कहती है कि डैमिट, मैं अपने मैजिक को तक इस्तेमाल नहीं कर पा रही। और वो बताता है कि मुझे हमेशा ही इस चीज का पछतावा रहा, क्योंकि जो सीखने का रास्ता था वो कुछ से ज्यादा ही लंबा था, वो कभी खत्म हुआ ही नहीं। पर एक इंसान की जो उम्र होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। पर अगर तुम यहाँ पर अपनी उम्र को मैजिक इस्तेमाल करते हुए कम भी कर लो, उसके बाद भी बस तुम केवल 150 साल तक ही जी सकते हो। और ऐसा ही चलने की वजह से मुझे डर लगने लगा कि मैं अपनी रिसर्च को पूरा करने से पहले ही शायद यहाँ पर मारा जाऊंगा। पर अगर कोई एक छोटी सी बॉडी को यहाँ पर ऑब्टेन कर लेता है तो शायद चीजें काफी ज्यादा अलग हो सकती है। और इलिया कहती है कि अपनी उम्र को बढ़ाना दूसरे इंसान की बॉडी को चुरा कर, क्या तुम यहाँ पे ब्लैक मैजिक पढ़ रहे थे? आर्चमेज कहता है कि मेरे जैसा कोई सच में कभी भी इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकता, और ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है बल्कि एक सोल ट्रांसफर स्पेल है जो कि मैंने खुद यहाँ पर बनाया है। और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लूंगा, उसके बाद मैं अपनी मैजिक की रिसर्च को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकता हूँ, जो कि सच में एक ऑनर की बात है। और ये कहकर जैसे ही वो इलिया के चेहरे पर हाथ रखता है तो ऐसा लगता है जैसे कि शायद अब यहाँ पर कुछ काफी ज्यादा भयानक होने वाला है। पर अगले पल स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि आर्चमेज को यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा सा झटका लगा था, जैसे कि एक बैरियर या उसकी रक्षा कर रहा हो। ये देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा शॉक था। वो कंफ्यूज होते हुए इलिया से कहता है कि आखिर आखिर ये क्या था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इलिया कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्लान के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और सच में ये तो काफी ज्यादा दुख की बात है कि सारी चीजें जैसे तुम चाहते थे वैसी नहीं होने वाली। आर्चमेज कहता है कि पर आखिर तुमने मेरे स्पेल को यहाँ पर रिपेल कैसे किया? तो वो बताती है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, पर शायद जो तुम्हारा मैजिक है वो पूरे से कंप्लीट नहीं है। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ, और अपना हाथ फिर से इलिया के ऊपर रखने की कोशिश करता है। पर इसकी वजह से फिर से उसे काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा था और वो सरकते हुए काफी ज्यादा दूर आ जाता है। वो परेशान होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, स्पेल कंप्लीट हो चुका है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ। और तभी उसे एहसास होता है कि रुक जाओ, और वो कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि असल में तुम एक लड़के नहीं हो। इलिया कहती है कि तुम यहाँ पर फ्रीली एक दूसरे की मेमोरीज दिखा रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हें ये नहीं पता कि डंजन के अंदर आने वाले के जेंडर कौन सा है। भले ही अगर तुम जो अपनी सोल ट्रांसफर करना चाहते हो, उसके बाद भी जो बायोलॉजिकल कंपेटेबिलिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जा सकती। और इसी वजह से जो तुम्हारा स्पेल है वो यहाँ पर पूरी तरह फेल हो रहा है। पर फिर भी वो लेकर उसका चेहरा पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने इस चीज के बारे में सोचा नहीं होगा? इस स्पेस के अंदर मेरे पास उससे ज्यादा समय था जितना कि तुमने अभी तक यहाँ पर जज भी किया हो। पर इलिया मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अभी तुम्हारे पास ज्यादा समय है। तो ये सुनकर आर्चमेज गुस्से में कहता है कि बकवास। और तभी उसे क्रैक की आवाज आती है और हमें उस ऑर्ब के बाहर का सीन दिखता है कि हैमिल्टन ने एक बड़ी सी स्टेच्यू के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और फिर वो एक पुश लेकर दूसरे स्टेच्यू के पास जाता है और बड़े ही आराम से बस केवल कुछ ही स्लैशेस के साथ यहाँ पर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये जानने के बाद आर्चमेज शॉक होते हुए कहता है कि ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है। उन गोलम्स को मेरा माना कोर यहाँ पर पावर कर रहा था, पर आखिर एक छोटा सा सोर्समैन मेरे गोलम्स को इस तरीके से तबाह कैसे कर सकता है? और तभी उसे इस चीज का एहसास होता है कि जब वो इलिया को अपने साथ लेकर आ रहा था, तभी इलिया ने उसकी तलवार के ऊपर अपने मैजिक से यहाँ पर एक बफ दे दिया था, और हैमल्ट उसी बफ का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस ऑर्ब के ऊपर आ रहा था। और वो अपनी तलवार से वहाँ पर कई सारे स्ट्राइक दे मारता है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा क्रैक हो गया था। और उसका इस्तेमाल करते हुए हैमल्ट अब उस ऑर्ब के अंदर आ जाता है। इलिया हैमल्ट को देखकर जोर से चिल्लाने चालू कर देती है और कहती है कि जल्दी से इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये देखने के बाद आर्चमेज काफी गुस्से में अपने मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता, पर अगले पल हैमल्ट आकर उसका गला काट देता है कि आर्चमेज को पता तक नहीं चलता कि आखिर उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ। और वो यहाँ पर मरते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी भर की मेहनत जो कि अभी तक मैंने यहाँ पर करी है वो सब कुछ खत्म हो गई। और इस सब के बाद हैमल्ट अपनी तलवार को अपने पास रखते हुए कहता है कि इलिया क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये डंजन इसका मास्टर खत्म हो चुका है, तो ये जल्दी यहाँ पर तबाह हो जाएगी। और अगले पल वो कोर का जोर से यहाँ पर शेक होना चालू हो जाता है। अब उस जगह पर कई सारे क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं। हैमल्ट कहता है कि ये जगह तबाह होने वाली है, अब क्या होगा? इलिया कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है जैसे ये सब स्पेस यहाँ पर खत्म होगा हम दोनों भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे? जल्दी करो, मुझे इस डंजन को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश करनी होगी। और अपने वो माना का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसे ट्राई करने की कोशिश करती है।
और जैसे ही वो अपने माना को उस डंजन के अंदर पोर करती है तो धीरे धीरे करके जितने भी क्रैक्स यहाँ पर बन रहे थे और ये पूरी जगह इसके अंदर उसका माना यहाँ पे फ्लो करना चालू कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा जोर का धमाका हुआ था और अगले पल में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी क्रैक्स थे वो सभी वापस शांत हो चुके थे। इलिया काफी ज्यादा थक चुका था। हैमिल्टन कहता है लगता है कि ये यहाँ पर तबाह होने से रुक गया है। इलिया आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम उठ सकती हो? वो अपने हाथ का इशारा करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल बनाती है। जिसके बाद वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए हैमिल्टन से कहती है कि मैंने जल्दी से यहाँ पे एक दरवाजा बना दिया है, पर मुझे नहीं पता कि आखिर मैं कितने लंबे समय तक इसे बनाए रख सकती हूँ। इसलिए प्लीज क्या तुम मुझे यहाँ से उठाकर मुझे यहाँ से बाहर लेकर जा सकते हो, क्योंकि मेरा मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मुझे लगता है कि मैं किसी भी समय पर यहाँ पर बेहोश हो जाऊंगी। और ये कहते थे वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर हैमिल्टन भी थोड़ा सा घबरा गया था और वो देखता है कि वो तो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। जिसके बाद हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि हैमिल्टन एक गुफा के अंदर से बाहर निकला था और उसकी पीठ पर इलिया थी और वो सोचता है कि इलिया तक को ये नहीं पता कि आखिर हम लोग कहाँ से बाहर निकले हैं और मैं खुद भी इस चीज के बारे में नहीं कह सकता कि आखिर ये कौन सा जंगल है। और वो इलिया को देखते हुए सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे यहाँ पर अकेला वैसे भी नहीं छोड़ सकता। और वो उसे देखकर नीचे कूदते हुए कहता है कि देखा जाए तो ऐसे भी मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता, मुझे एक ऐसी अच्छी सी जगह देखनी होगी जहाँ पर मैं इलिया को आराम करने के लिए लिटा सकूं। फिर वो कपड़े निकाल कर वहाँ पर इलिया को लिटा देता है और सोचता है डंजन के अंदर डेफिनेटली मैंने इलिया का ही पास्ट देखा था, इसका मतलब इलिया भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। पर ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करेगी अगर इलिया यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करती। और ये सोचकर वो काफी डरावना सा लुक देते हुए इलिया की तरफ देखता है और कहता है मेरे पास यहाँ पर समय है, मैं चाहूँ तो फ्यूचर में आने वाली सभी दिक्कतों को यहाँ पर अभी खत्म कर सकता हूँ। पर वहीं पर वो इलिया के खूबसूरत से चेहरे को देखने के बाद शांत हो जाता है और अगले पल उसके पेट से जोरों की यहाँ पर गुड़गुड़ होना चालू हो जाती है। वो सोचता है कि यहाँ पर आधे समय जितना भी हम लोगों ने खाना पैक किया था क्या वो खत्म हो गया? मुझे लगता है कि शायद मुझे हंट करने के लिए जाना चाहिए। पर वहाँ से जाते हुए वो सोचता है कि इस तरीके से मैं इलिया को यहाँ पर जंगलों में छोड़कर भी नहीं जा सकता। तो यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे। पर तभी अचानक ही उसे काफी इंटेंस प्रेशर महसूस होता है और वो घबरा कर अपनी तलवार पर हाथ रखे हुए उस तरफ देखता है। वो सोचता है कि आखिर क्या हुआ, आखिर मेरा सीड ऑफ डार्कनेस इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है, ये अजीब तरीके की सेंसेशन, ये डेफिनेटली। और उसके सामने चलते हुए आर्मर पहने हुए कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहता है कि डेफिनेटली ये डिवाइन पावर है। वो नाइट हैमिल्टन को देखकर कहते हैं कि रुको, यहाँ पर कोई इंसान है और वो उससे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर जंगल के बीच में क्या कर रहे हो, अपने बारे में बताओ। और वो हैमिल्टन को बताते हैं कि हम लोग न्यूमैन के होली नाइट्स हैं, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम तो यहाँ पर बस बच्चे हो। हैमिल्टन सोचता है कि होली नाइट्स, मैंने बस इनके बारे में सुना हुआ था जो कि टेंपल की मिलिट्री को यहाँ पर हैंडल करते हैं, पर ये मेरा पहली बार है कि मैंने उन्हें सामने से इस तरीके से देखा है। सीड ऑफ डार्कनेस जरूर इनके अंदर की डिवाइन एनर्जी की वजह से यहाँ पर शेक कर रहा है, पर जब तक तुम कोई प्रीस्ट नहीं हो तुम इस चीज को सेंस नहीं कर सकते, भले ही तुम कितने ज्यादा करीब क्यों ना हो। और वो कहते हैं कि सबके अलावा, और हैमिल्टन लोगों को बताता है कि असल में मैं ग्रेट एकेडमी के एक स्टूडेंट हूँ और हम लोग हमारे फील्ड असाइनमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ तक आए थे। वो लोग कहते हैं क्या ग्रेटा अकेडमी जो कि स्कूल बायसेट के अंदर है, तुम तो काफी दूर से यहाँ पर आए हो। और वो आगे कहते हैं कि जो यहाँ पर तुम्हारे साइड में लेटा हुआ है कि ये भी ग्रेटा अकेडमी के एक स्टूडेंट है। तो हैमिल्टन बताता है कि हाँ, ये एक इमेज है जो कि मेरे साथ यहाँ पर आया था, पर उसका माना यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसी वजह से वो उसे रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर लेटा हुआ है। और साथ ही वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से कैसे कर निकल जाऊँ तो इन लोगों को मारकर कोई भी दिक्कत खड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस वो लोग इलिया को देखकर उसके बारे में बातें करने में लगे हुए थे और ये देखकर हैमिल्टन को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। तभी उन लोगों के पीछे से एक प्रीस्ट निकल कर आता है जो कि कहता है कि तुम लोगों ने कहा कि तुम लोग ग्रेटा अकेडमी से हो और ये तो हाई प्रीस्ट मकेन है, यानी उनकी किस्मत पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके के पत्थर गिर चुके थे। वो गार्ड उन लोगों को बताता है कि हाई प्रीस्ट मकेन, असल में ये स्टूडेंट यहाँ पर ट्रेवल कर काफी थक चुका है, इनमें से कोई जरूर आपके अटेंशन को ग्रैब कर सकता है, क्यों न हम लोग इन्हें टेंपल लेकर चले जहाँ पर वो लोग काफी अच्छी तरीके से आराम कर सकते हैं। तो वो कहता है कि रुको, सबसे पहले मुझे इन लोगों को देखने दो। जिसके बाद मकेन इलिया को देखने के लिए नीचे झुकता है, पर जैसे उसका ध्यान हैमिल्टन के ऊपर जाता है तो हैमिल्टन काफी सीरियसनेस के साथ वहाँ पर शांत सा खड़ा हुआ था और उसके अंदर काफी डार्क एनर्जी निकलना चालू हो चुकी थी। ये देखने के बाद हाई प्रीस्ट भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से इसे यहाँ पर पकड़ो, ये यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। और एक नाइट कहता है कि बिल्कुल, पर अगले ही पल उसके पीछे से एक तलवार आती है और खून की पिचकारी के साथ वो यहाँ पर मारा जाता है क्योंकि अब हैमिल्टन ने यहाँ पर अपने बीस्ट मोड को चालू कर दिया था। और तब सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रेट एकेडमी के डीन का सीन दिखाया जाता है। वो खिड़की की तरफ बैठा हुआ उसी दिन के बारे में सोच रहा था। मिकेल ने कहा था कि तुम्हें इतना ज्यादा ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर परमिशन लेने के लिए आया था, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो कहता है कि परमिशन? मिकेन कहता है कि बाइडन के नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर तुम पूरे एक दिन तक वहाँ पर सवारी कर जाते हो तो एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कि एकेडमी ओन करती है, मुझे वहाँ पर जाकर चीजें देखनी है बस एक बार के लिए। और डीन सोचता है कि मैंने उसे इसलिए परमिशन दी क्योंकि वहाँ पर वैसे भी कुछ रिफ्यूज करने के लिए है ही नहीं, चाहे वो वहाँ पर कुछ भी प्लॉट करने की कोशिश करे तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर वैसे भी कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद हमें हाई प्रीस्ट मैकिन के बारे में बताया जाता है कि वो पूरे से डिवोटेड है और वो एक अनकरप्टेड हाई प्रीस्ट है जिसकी सभी लोग काफी ज्यादा इज्जत करते हैं, पर असल में वो एक काफी ज्यादा बड़ा कमीना
है जो कि इंसानों के पीछे पूतने से पागलों की तरह झूमा हुआ होता है। और वही जंगल के अंदर इसलिए आया क्योंकि उसे लगा कि ग्रेट एकेडमी के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कि वो यहाँ पे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये फैक्ट है कि इलिया और हेमल्ट उसके सामने जो आए हैं ये पूछते थे कि इत्तेफाक था। पर जैसे हाई प्रीस्ट ने इलिया को वहाँ पर पड़ा हुआ देखा था तो यहाँ पर उसने अपनी जीभ को अपने होठों के ऊपर फेरना चालू कर दिया था और ये डार्क डिजायर तुरंत ही उसकी आंखों में दिखना चालू हो चुका था क्योंकि वहाँ पर एक खूबसूरत सा लड़का पड़ा हुआ था उसकी नजरों के सामने। पर जैसे ही उसकी नजरें मेरे ऊपर रुकी उसके सारे सपने यहाँ पर तबाह हो गए क्योंकि अब यहाँ पर उसे एक ऐसी चीज का सामना करना होगा जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि अब हेमल्ट अपने अंदर से अपने विश के साथ अपनी सीड ऑफ डार्कनेस की एनर्जी को भी निकालना चालू कर चुका था और हाई प्रीस्ट ये देखकर अपने गार्ड्स को आगे करते हुए कहता है कि इसके अंदर एक सीड ऑफ डार्कनेस है, जल्दी से फॉर्मेशन के अंदर लेकर इसे यहाँ पर पकड़ लो। पर हेमल्ट अपनी तलवार के साथ तेजी से उन लोगों की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जैसे वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके ऊपर हमला करता वो अपनी होली डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वापस शील्ड बना लेते हैं। और हाई प्रीस्ट ये देखकर काफी ज्यादा शौक था पर अगले ही पल हेमल्ट उसके ऊपर से जंप करते हुए पीछे से आकर हाई प्रीस्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर एक नाइट उसके ऊपर हमला कर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। हेमल्ट ये देखकर कहता है कि जितनी ज्यादा देर तक मैं यहाँ पर डिवाइन पावर के खिलाफ लड़ने की कोशिश करूंगा उतनी ज्यादा मैं डिसएडवांटेज के अंदर आऊंगा, तो जितना ज्यादा हो सके मुझे यहाँ पर विश को निकालना होगा जिसे मैं हाई प्रीस्ट को सबसे पहले यहाँ पर खत्म कर सकूं। और इसलिए वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना चालू कर देता है। तो ये देखा वो नाइट्स भी शॉक होते हुए कहते हैं कि ये ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है कि एक इंसान सच में इतना तेज भाग सकता है। तो दूसरा कहता है कि चीज के बारे में सोचना बंद करो, उसके अंदर एक सीड ऑफ डार्कनेस है, उसे बिल्कुल किसी डिमोनिक बीस्ट की तरह समझो। पर हेमल्ट अगले पल फिर से उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखकर एक नाइट हाई प्रीस्ट को बचाने के लिए उसकी तरफ आ जाता है और ये देखकर हेमल्ट उसके ऊपर हमला करना चालू करता है और लगातार उसके ऊपर कई सारी तलवारों से स्ट्राइक देता रहता है। और हाई प्रीस्ट भी देखकर शौक था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और इसके अंदर ये इनह्यूमन मूवमेंट्स कहाँ से आ रही हैं। पर अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये इवेंचुअली इस बैरियर को यहाँ पर तबाह कर देगा और इसलिए वो यहाँ पर अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है, गार्डियन टोटेम ऑफ द ल्यूमिन रीजन्स। उसकी डिवाइन एनर्जी की वजह से हेमल्ट पीछे की तरफ सरकता हुआ चला गया था जिसके बाद हाई प्रीस्ट का ध्यान इलिया के ऊपर जाता है और वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए कहता है कि मेज, हमारा टारगेट मेज है। जैसे हेमल्ट इस चीज के बारे में सुनता है कि वो लोग यहाँ पे इलिया को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखकर वो घबरा जाता है। उसे इलिया की इतनी ज्यादा चिंता हो रही थी कि अगले पल हमें उसके चेहरे के ऊपर खून गिरता हुआ दिखाते हैं क्योंकि हेमल्ट उसके बीच में आ गया था और इसका इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने यहाँ पर हेमल्ट को थोड़ा सा घायल कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों नाइट से लड़ना चालू करता है और फिर तीसरा नाइट भी यहाँ पर आकर तीनों तरफ से उसके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं। पर हेमल्ट अभी भी यहाँ पर इलिया की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ था और इस सबके बीच में हाई प्रीस्ट उसके ऊपर अपनी डिवाइन एनर्जी से हमला करते हुए उसे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था। पर हेमल्ट यहाँ पर विड्रॉ करता है और जैसे तलवार का अटैक होता है तो अपनी तलवार से उसे यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और वो परेशान होते हुए सोचता है कि उस डंजन के अंदर मैंने वहाँ पर इलिया की मेमोरीज देखी थी, इलिया वहाँ पर रो रही थी और ये सब उसकी ग्रैंड माँ की वजह से, क्योंकि यहाँ पर उसे धोखेबाज का नाम दिया गया था क्योंकि वो टेम्पल के खिलाफ जाकर कुछ करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसके पेरेंट्स का खून कर दिया गया। इलिया को अकेले सर्वाइव करना पड़ा और बस उसकी ग्रैंड माँ ही थी जो कि उसके साथ थी। उसे अकेले ही हर एक चीज का सामना करना पड़ा, उस अंधेरे से, डार्क हुड का, और इसी वजह से इलिया टेम्पल से काफी ज्यादा नफरत करती है। और अगर मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो ये मेरी पहली ऐसी फीलिंग है जो कि इलिया के साथ है। शुरू में जब हम लोग पहली बार मिले थे तो अकेडमी के एग्जाम के अंदर मैं बस उसकी मदद चाहता था। उसके बाद समय निकला और सिया और अजूका हम लोग भी यहाँ पर मिले, पर आखिर बस केवल इलिया ही अकेले एक ऐसी इंसान है जिसके साथ मुझे स्पेशल सा महसूस होता है। और वो पास्ट जो कि डंजन ने मुझे यहाँ पर दिखाया था उसकी वजह से मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल चुके हैं कि इलिया ही अकेले एक ऐसी इंसान है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे चीज को होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि वही एक ऐसी इंसान है जिसकी वजह से मैं अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पर वो प्रीस्ट लगातार अपनी डिवाइन एनर्जी से हेमल्ट के ऊपर हमला किए जा रहा था, इस वजह से उसका सीड ऑफ डार्कनेस यहाँ पर और ज्यादा रिएक्ट करना चालू कर चुका था। हाई प्रीस्ट कहता है कि तुम कॉकरोच कहीं के, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, पर लगता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो। और ये कहते थे जैसे वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता, पर तभी हेमल्ट के अंदर की डार्क एनर्जी यहाँ पर पूरी तरह से फूट पड़ती है और वो अपने सामने के सभी नाइट्स को एक ही बार में यहाँ पर खत्म कर देता है। हाई प्रीस्ट भी देख कर शौक और हैरान सा रह गया था, उसकी आंखों में यहाँ पर डर साफ साफ दिख रहा था। और वो हेमल्ट को देखता है जिसकी आंखें पूरे से काली हो चुकी थी और वो डार्क एनर्जी जो कि उसके चेहरे पर पूरी में फैली हुई साफ साफ दिख रही थी। और हेमल्ट कहता है कि मैं यहाँ पर इलिया को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं खो सकता। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इलिया के माइंड का सीन दिखाया जाता है और वो याद करती है कि डंजन के अंदर मुझे हेमल्ट के पास्ट का सीन दिखाया गया था और वो एक काफी ज्यादा भारी और भयानक सी किस्मत है जो कि एक इंसान अपने साथ लेकर घूम रहा हो। वो सभी लोगों के बजाय सबसे ज्यादा यहाँ पे एक इंसान बनना चाहता है, पर एक अकेले से पन के अंदर वो यहाँ पर कैद है जिसकी वजह से वो किसी भी इंसान के साथ यहाँ पर सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। और इसके अलावा एक डर भी कि ये अकेलापन उसे काफी ज्यादा बड़े खतरनाक से रास्ते पर लाकर खड़ा ना कर दे। और वो काफी अच्छी तरीके से जानता है कि इस अकेलेपन की वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता हो सकती है। और दूसरी तरफ हेमल्ट जो कि पूरे से बेदर्क हो चुका था, उसके अंदर से निकलने वाली डार्क सीड की एनर्जी काफी ज्यादा इंसेन थी और ये
ये देखकर हाई प्रीस्ट कहता है कि सीड ऑफ डार्कनेस फिर से यहाँ पे बेदर हो चुका है। भले ही टेम्पल यहाँ पे कितनी भी ज्यादा मेहनत कर रहा हो तुम्हारे जैसे कीड़ों को यहाँ पर खत्म करने की, पर हर एक साल कोई ना कोई यहाँ पर टेम्पल की नजरों से बची जाता है और इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो फिर से यहाँ पर एक रैम्पेज मचा सके। आखिर तुम्हें ये चीज समझ में क्यों नहीं आती कि इंसानी दुनिया के अंदर आकर अपने आप को एक इंसान बनाने की कोशिश करना ही काफी ज्यादा बड़ी सी सेल्फिशनेस है। पर हैमिल्ट जो कि उसके सामने काफी देर तक खड़ा हुआ था और अगले पल उसकी तलवार हाई प्रीस्ट की गले के ऊपर आ चुकी थी, पर तभी वो अपने टोटम का इस्तेमाल करते हुए हैमिल्ट को पीछे की तरफ धकेल देता है। पर उसे भी इस अटैक के इम्पैक्ट के बारे में पता चलता है क्योंकि ये कुछ जरूरत से ज्यादा इंसेन और काफी ज्यादा डरावना सा था। ये देखने के बाद हाई प्रीस्ट तक यहाँ पर काफी ज्यादा डर गया, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हैमिल्ट के दिल को यहाँ पर जलाने की कोशिश करता है, पर इससे हैमिल्ट को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो घबराते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा डिवाइन एनर्जी खाने के बाद इसका दिल अब तक तो यहाँ पर जल जाना चाहिए था, पर आखिर अभी तक ये यहाँ पर जिंदा कैसे है। पर अगर ऐसा ही है और अगले ही पल हमें हैमिल्ट के हाथों में यहाँ पर चेन्स दिखाई जाती हैं, कई सारी चेन्स जो कि यहाँ पर उसके हाथ पैर उनको यहाँ पर जकड़ने की कोशिश कर रही थी। और हाई प्रीस्ट ने अपने एक दूसरे स्किल का इस्तेमाल करते हुए कई सारी तलवारों से निकलने वाली चेन से यहाँ पर हैमिल्ट को रोकने की कोशिश की थी। और असल में ये एक तरीके की जेल है जिसके अंदर उसने हैमिल्ट को यहाँ पर पकड़ लिया था। और वो बताता है कि जैसे सीड ऑफ डार्कनेस यहाँ पर मैनिफेस्ट हुआ उस समय से ही तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के बजाय सीधे खत्म कर देना चाहिए और अब मैं तुम्हें ल्यूमन के पास भेज दूंगा। पर जैसे हैमिल्ट ये सुनता है तो वो अपनी एनर्जी को और ज्यादा तेजी से रिलीज करते हुए उन चेन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखने के बाद हाई प्रीस्ट भी शॉक होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अभी तक यहाँ पर इतना ज्यादा रेसिस्ट कर पा रहा है और आखिर अभी तक इसने अपने रीजन को नहीं खोया है। इस सब के बाद भी कि जो सीड ऑफ डार्कनेस है वो पूरे से बेदर हो चुका है और ये ट्रांसफॉर्म होकर एक डिमोनिक बीस्ट बन चुका है, पर फिर भी ये बिल्कुल भी स्लो नहीं हुआ। पर नहीं, अगर मैं इसको करीब से देखता हूँ तो शायद मैं समझ सकता हूँ कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। जो हाई लेवल के सोर्समैन होते हैं वो एक तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जिसे कि विश कहते हैं और इसका पूरा विश पूरी तरह से खत्म हो उससे पहले इसने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपने दिल के पास उसे एक बैरियर की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए श्रिंक कर दिया। और इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि डिवाइन मैजिक की जितने भी मैंने हमले किए उसकी वजह से इसका सीड ऑफ डार्कनेस यहाँ पर बढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। और इस चीज के बारे में बिना जाने ही असल में मैं तो यहाँ पर इसकी मदद कर रहा था और अब हैमिल्ट और भी ज्यादा बेहतर हो चुका था, उसके अंदर से निकलने वाली इंटेंस एनर्जी और भी ज्यादा खतरनाक होने लगती है। इस वजह से अब चेन्स यहाँ पर टाइट हो रही थी या फिर ये कहना चाहिए कि टूटने चालू हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर फिर से डिवाइन एनर्जी से हमला करना चालू कर देता है और कहता है कि अब यहाँ पर खत्म हो जाओ। पर अगले पल हमें दिखता है कि यहाँ पर एक अटैक होता है और उसका हाथ यहाँ पर फट जाता है, पर तभी जैसा सोचा नहीं था बिल्कुल वैसा ही होता है और स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आ जाता है और हमें पता चलता है कि असल में ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि इलिया थी और इसने यहाँ पर हाई प्रीस्ट के हाथ को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। और ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में और दर्द में यहाँ पर चिल्लाना चाहता था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपने हाथ को पकड़कर रोते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया। और इलिया कहता है कि बिल्कुल जैसा तुमने कहा, हम लोगों का मैच अब सच में काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि तुम्हारी वजह से जो कि टेम्पल है यहाँ पर तुम सबसे ज्यादा भयानक और बेकार से दुश्मनों का सामना कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो भी शौक था और वो कहता है कि जब मैं तुम्हारी शक्ल को यहाँ पर करीब से देख रहा हूँ तो मुझसे ये मत कहना कि तुम चुड़ैल यानी हाइक से जुड़े हुए हो। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले इलिया कहती है क्या तुम्हारे पास सच में समय है कि यहाँ पर तुम मेरे ऊपर ध्यान दो। तभी डिवाइन चेन्स यहाँ पर टूट जाती है और अगले पल फिर से हैमिल्ट अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और जैसे वो अपनी तलवार को घुमाता है तो अपने दूसरे हाथ से यहाँ पे शील्ड बना चुका था, पर इसके इम्पैक्ट की वजह से भी नीचे की पूरी जमीन पूरे से क्रैक हो चुकी थी। जिसके बाद हाई प्रीस्ट अपने एक्सट्रीम डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल करता है और आसमान में कई सारे एरोज बन जाते हैं। ये देखकर इलिया हैमिल्ट को आवाज देते हुए कहती है कि जल्दी से पीछे हो जाओ क्योंकि इनसे बचना काफी ज्यादा मुश्किल था। और जैसे उन एरोज की यहाँ पर बारिश होती है तो काफी देर तक वहाँ पर पूरे में शांति छा चुकी थी और काफी दूर तक उसका जो धुआं था वो उड़कर आसमान को छू लेता है। हाई प्रीस्ट को ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों यहाँ पर मारे जा चुके हैं, पर हमें दिखता है कि इलिया ने यहाँ पर उस पोर्टल को ओपन कर लिया था जिससे वो यहाँ पर इन एरोज से बच गई थी, पर इसकी वजह से भी उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और हाई प्रीस्ट ये देखकर घबराते हुए कहता है कि इसका मतलब क्या, वो भी इसका मतलब क्या यहाँ पर वो दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। जिसके बाद हैमिल्ट अपनी तलवार को जब घुमाता है तो उसके अंदर से निकलने वाली डार्क विश एनर्जी सच में काफी ज्यादा इंसेन होती है, जिस वजह से उसकी तलवार 10 गुना यहाँ पर बड़ी हो चुकी थी। और हाई प्रीस्ट फिर से अपनी डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करने वाला था, पर तभी इलिया चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक कर लेती है और उससे कहती है कि जल्दी से ये हमला खाओ और यहाँ पर मर जाओ। हाई प्रीस्ट को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने दांत पीसना चालू कर देता है और कहता है कि तुम धोखेबाज कहीं की। पर जैसे ही हैमिल्ट अपनी तलवार को घुमाता है तो हाई प्रीस्ट के यहाँ पर 2 टुकड़े हो चुके थे और सच में ये अटैक काफी ज्यादा इंसेन और काफी ज्यादा टेरिफाइंग था और इसकी वजह से पहले से भी काफी ज्यादा बड़ा धुएं का गुबार आसमान को छूने चालू कर चुका था। जिसके बाद हमें इलिया का सीन दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी तरीके से थकी हुई थी। उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी पर वो बस यहाँ पर हैमिल्ट की चिंता कर रही थी। हैमिल्ट के अंदर से अभी भी काफी ज्यादा डार्क और काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी निकलने में लगी हुई थी, पर हैमिल्ट उसे यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। पर ये देखकर वो परेशान होते हुए कहते हैं कि नहीं, ये डिमोनिक एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वेस्ट उसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और
और इसलिए वो हैमिल्टन का यहाँ पर नाम लेती उससे ही पहले ये देखकर वो भी शौक से रह गई थी, क्योंकि हैमिल्टन ने अपनी तलवार उसकी तरफ घुमा दी थी और वो सच में देखने में काफी ज्यादा डरावना और भयानक सा लगना चालू हो चुका था। इलिया ये देखकर घबरा जाती है और वो ये देखकर कहती है कि आखिर मैं क्या करूं। जिसके बाद वो अपने मैजिक को यहाँ पर ऑफ कर देती है, जिस वजह से वो अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आ चुकी थी और अब वो देखने में बिल्कुल लड़कियों जैसी लगने लगी थी। और वो उससे कहती है कि हैमिल्टन मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ। और वो हैमिल्टन को समझाते हुए कहती है कि रुको, अब मैं धीरे धीरे कर तुम्हारे पास आ रही हूँ। और वो हिम्मत करते हुए धीरे धीरे कर अपने कदम बढ़ाते हुए हैमिल्टन की तरफ आना चालू करती है। और वो सोचती है कि मैं काफी लंबे समय से इस चीज के बारे में ही सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है कि मैं भी किसी दिन अपना रास्ता खो दूं और बिल्कुल मेरी दादी की तरह कोई बड़ी सी गलती कर दूं। और अगर मैं इतना ज्यादा आगे बढ़ जाऊं कि मैं उस चीज को चाहकर भी फिक्स ना कर सकूं तो क्या होगा। तो वहाँ पर ऐसा कौन हो सकता है जो कि मुझे रोकेगा और कैसे रोकेगा। तो हमेशा से ये चीज मैं अपने आप से कहती रही थी। और यही सोचते हुए वो आकर जल्दी से हैमिल्टन के गले लग जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा मेरे ऊपर काफी ज्यादा बड़ा सा कर्ज है, किसी दिन इसी तरीके से तुम्हें भी इस कर्ज को यहाँ पर चुकाना होगा। हैमिल्टन जिसके ऊपर डार्कनेस ने यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर लिया था, उसकी आंखें धीरे धीरे करके फिर से नॉर्मल होने लगती है और अब वो फिर से अब इंसानी फॉर्म के अंदर आ चुका था। और हैमिल्टन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर किस तरीके की सिचुएशन का मुझे सामना करना पड़े, पर ये एक वादा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक नोबल फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर मिखाइल और उसकी माँ चाय पी रहे थे और वहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स की एक लिस्ट थी जो कि वो यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो बोलता है कि बाइडेन की 3 अकेडमी भी इस स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है, पर ये पहली बार है कि मैं इसे होस्ट कर रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम इस तरीके से नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लिस्ट उसकी माँ को भी यहाँ पर दिखाई जाती है और ये देखकर वो कहती है कि मैं उम्मीद करूंगा कि ये काफी ज्यादा अच्छा हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सारे लोगों की लाश दिखाई जाती है। कई सारे लोग या फिर कहने चाहिए कई सारे नाइट, उनकी लाशें बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर पड़ी हुई थी और लाशों से बने हुए एक पहाड़ के ऊपर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क और काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी निकल रही थी। उसके मुंह पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था और उसके दिल के अंदर सीड ऑफ डार्कनेस था जो कि पूरे से अनलीश हो चुका था और वो देखने में सच में काफी ज्यादा भयानक और डरावना सा लग रहा था। और तभी एक आवाज आती है कि हैमिल्टन, और तभी वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और साथ ही हैमिल्टन का ये 3rd सीजन भी। पर इसके 2 या 3 महीने के बाद फिर से इसका 4th सीजन आना चालू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मार्च में हम लोग हैमिल्टन की 4th सीजन को देखेंगे और जिसकी नई कहानी यहाँ पर आगे आने वाली है उसको काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस हैं जो कि इसी तरीके की काफी ज्यादा ऑसम हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनको भी इसी तरीके का प्यार दिखाएंगे और अपना सपोर्ट जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।